बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास की इंग्लिश अभी हम पढ़ेंगे, यूनिट 3 डैफोडिल्स। तो कोशिश करूँगा मैं कि यूनिट 3 जो टेक्स्ट है ये पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर इसका जो यूनिट 3 है इसमें जो पोएम दी गई है और पोएम के हवाले से जो बाकी जो कुछ भी उन्होंने एक्सरसाइज में कराया हुआ है, तमाम नज़म को कैसे स्टडी किया जाता है, उसके मुख्तलिफ़ पहलू, ये सब चीज़ें मैं जो है ना आपको इंशाल्लाह हल करवाऊँगा। सबसे पहले हम नज़म का जो तर्जुमा है वो पढ़ेंगे आसान अंदाज में, ताकि नज़म समझ आ जाए। और जब नज़म आपको समझ आ जाएगी तो फिर जो आगे सवालात जवाबात हैं वो, और जो बाकी नज़म के हवाले से जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं फिर वो भी बासानी आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है जी। आप भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक में जो कुछ भी दिया हो सब कुछ पढ़ें। सिर्फ ये नहीं है कि थोड़ा सा तर्जुमा पढ़ लो, समरी याद कर लो, सवाल जवाब याद कर लो, तो या हम कोई सवाल जवाब जो हम पेपर हल करने के लिए हम याद कर लेते हैं या असाजा करा देते हैं, ये चीज़ गलत होती है। ये वजह है कि कमज़ोरी रह जाती है तालिब इल्मों में। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं फिर चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होती, तो तलबा जो है वो नाकाम हो जाते हैं। चलते हैं, नज़म पढ़ते हैं। सबसे पहले ये विलियम वर्ड्सवर्थ की नज़म है। ये कौन साहब हैं, ये नीचे उनका तारुफ है, हम बाद में देखेंगे। पहले हम ऊपर नज़म देख लेते हैं। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. I wandered, मैं चक्कर लगा रहा था। ये माजी की बात है ना। पहले तो ये पास्ट इंडेफिनेट माजी मुतलक का लफ्ज़ उसने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, जो है ना टेंस उसने इस्तेमाल किया। आई वांडर्ड, वांडर का माना होता है घूमना फिरना, चक्कर लगाना। आई वांडर्ड लॉनली, तन्हा, अकेला। आगे सिमिली तशबी है। एज अ क्लाउड, जैसा कि बादल होता है। एज अ क्लाउड, एक बादल की तरह। दैट फ्लोट्स ऑन हाई, जो कि तैरता है, ऑन हाई, बुलंदी पे। ओवर वेल्स एंड हिल्स, वादियों और पहाड़ियों पर। आप देखते हैं वादियों और पहाड़ियों में कि ऊपर जो है ना बुलंदी में अकेला बादल जो है वो चक्कर लगा रहा है, घूम फिर रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर। कहते हैं ऐसे ही आई वांडर्ड, मैं भी चक्कर लगा रहा था। व्हेन, जब। ऑल एट वंस, अचानक। ऑल एट वंस, अचानक। ये सडनली के माने में ऑल एट वंस ये फ्रेज़ है। ये फ्रेज़ यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जब एक माना देते हैं कोई ख़ास, उनको जो है ना मतलब है क्या कहते हैं, फ्रेज़ कहा जाता है। तो ऑल एट वंस ये एक फ्रेज़ है, सडनली के माना में आपने ये याद रखना है। व्हेन, जब। ऑल एट वंस, अचानक। आई सॉ अ क्राउड, मैंने देखा एक मजमा। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। अ होस्ट ऑफ का माना होता है लातादाद, बेशुमार। होस्ट, अ होस्ट ऑफ, लातादाद, बेशुमार। गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरी गुले नरगस, डैफोडिल्स गुले नरगस। बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज। बिसाइड द लेक, झील के साथ। बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे। बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लटरिंग, फ्लटर का माना होता है फड़फड़ाना। फ्लटरिंग, फड़फड़ा रहे थे। एंड डांसिंग, और नाच रहे थे। इन द ब्रीज, हल्की हल्की हवा में, बादे नसीब में। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। कंटिन्यूस, मुसलसल, लगातार। एज, जैसा कि द स्टार्स, सितारे होते हैं। आप रात को सितारे देखते हैं तो वो मुसलसल जो है ना वो नज़र आते हैं। आजकल तो चूँकि अब उसने ये लिखी जब नज़म, अब उसका ये टाइम पीरियड आप देखें कि वो 1770 में पैदा होता है और 1850 में। तो आज से 200 साल पीछे आप चले जाएं, 200 साल पीछे उस वक़्त और आजकल आलूदगी कितनी है। सनती इनकलाब आता है और फिर जो है ना उसके बाद आलूदगी और ये सारे मसले मसाइल हमारे पैदा हो रहे हैं और हुए।
तो उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी, रात को चीज़ें साफ़। आजकल भी अच्छे इलाकों में आप चले जाएँ तो वहाँ पे जो है ना सितारे ज़्यादा नज़र आते हैं, साफ़ नज़र आते हैं। इसलिए वो कह रहा है कंटिन्यूस मुसलसल एज द स्टार्स, जैसा कि सितारे होते हैं, दैट शाइन जो चमकते हैं, एंड ट्विंकल टिमटिमाते हैं, ट्विंकल टिमटिमाना जगमगाना, जगमगाना ना, कोई चीज़ जलती है बुझती है, जलती है बुझती है, इसको। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, कहकशां में। दे स्ट्रेचड इन नेवर एंडिंग लाइन along the margin of a bay, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in separately dance. They stretched, वो फैले हुए थे, in never ending line, ना ख़त्म होने वाली कितार में। यानी देखा तो जनाब ना लंबी कितार है और वहाँ पे वो जनाब लगे हुए हैं। along the margin of a bay, मार्जिन कहते हैं किनारे को, बे हमारी ज़बान में बे का तर्जमा किया जाता है खलीज या खाड़ी, यानी पानी का वो हिस्सा जो खुश्की में घुसा होता है उसको बे कहते हैं। तो खलीज एक खलीज के किनारे के साथ साथ, यानी समुंदर का जो हिस्सा है ना पानी वाला, वो खुश्की में घुसा हुआ हो तो उसको, तो उसके किनारे के साथ साथ 10,000 सा आई सा, मैंने देखे 10,000 10,000 एट अ ग्लैंस, एक ही नज़र में। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, टॉस फेंकना, फेंक रहे थे अपने सर। स्प्राइटली एडजेक्टिव है और इसका माना होता है खुशतबी वाला, खुशतबी वाले डांस, नाच में। यानी जब जैसे बंदे की तबीयत अच्छी होती है ना, या जानवरों की, तो वो जनाब वो नाचते हैं, ऐसे वो नाच रहे थे। द वेव्स बिसाइड देम डांस but they outdid the sparkling waves in glee. The waves, लहरें, beside them, उनके साथ, dance, वो भी नाच रही थी। but लेकिन they outdid वो सबकत ले गए, the sparkling waves, चमकदार लहरों से, in glee, खुशी में। यानी इनका जो नाच है वो क्या कहते हैं, पानी की लहरों से इनका जो डांस है, इनका जो नाच है वो ज़्यादा अच्छा था और लग रहा था कि ये जो है ये ज़्यादा खुश हैं। A poet could not but be gay, एक शायर could not, कुछ नहीं कर सका, but मा सिवाय be gay, खुश होने के। गे यहाँ पे एडजेक्टिव है और इसका माना है खुश। इन सच आ जोकन कंपनी, इन सच आ ऐसी, जोकन खुशी वाली, कंपनी सोबत में। जोकन ये भी जो है ना एडजेक्टिव है और इसका माना होता है खुशबाश, जिंदा दिलाना, कंपनी सोबत में। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैंने तका और तका, यानी मैं तकता रहा। गेज का माना किसी चीज़ को ध्यान से देखना। बट लिटल थॉट, लेकिन कम सोचा। वट वेल्थ द शो, कौन सी दौलत, द शो ये नज़ारा, टू मी मेरे लिए, हैड ब्रॉट लाया था। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, क्योंकि अक्सर ये ऑफन जो होता है ना, ऑफन OFTEN, उसको ये नज़मों में जो शुअरा हैं वो ऑफ्ट लिखते हैं या इस्तेमाल करते हैं। फॉर ऑफ्ट अक्सर औकात, व्हेन जब, ऑन माई काउच अपने बिस्तर पे, आई लाई मैं लेटता हूँ, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, वेकेंट तन्हाई खाली होना, और इन पेंसिव सोच में डूबा हुआ, मुस्तगरिक मूड मजाज में, यानी तन्हाई वाले या सोच में डूबे हुए मजाज में जब मैं बिस्तर पे लेटा होता हूँ, तन्हा होता हूँ। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, फ्लैश अपॉन बिजली की तरह कूदना, ख्याल का, किसी ख्याल का अचानक आ जाना। दे फ्लैश अपॉन दैट उस इनवर्ड अंदरूनी आई आँख पे, वो बिजली की तरह कूदते हैं, यानी उनका जो ख्याल है अचानक मेरे जहन में आ जाता है। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो के है द ब्लिस, सादत, ऑफ सॉलिट्यूड, तन्हाई की। यानी ये तो बहुत अच्छी बात है कि तन्हाई में अच्छे ख्याल आते हैं, नहीं तो अमूमन क्या होता है, बंदा अफसुर्दा हो जाता है, परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स,
और फिर मेरा दिल विद प्लेयर खुशी के साथ फिल्स भर जाता है। एंड डांसर्स विद द डैफोडिल्स और नाचता है विद द डैफोडिल्स गुले नरगस के साथ। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़म है। अबाउट द पोएम एंड द पोएट। डैफोडिल्स इज़ वन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस पोएम्स। डैफोडिल गुले नरगस इज़ है वन एक नज़म विलियम वर्ड्सवर्थ के मशहूर अक्सर फेमस पोएम्स मशहूर नज़मों में से एक। इट वाज इंस्पायर्ड बाय अ वॉक वर्ड्सवर्थ टुक विद हिज सिस्टर डोरोथी नियर अल्सवाटर इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑन अप्रैल 15, 1802। इट वाज इंस्पायर्ड इसकी तारीख मिली बाय अ वॉक एक सैर के दौरान। वर्ड्सवर्थ टुक जो वर्ड्सवर्थ ने की विद ए सिस्टर अपनी बहन डोरोथी के साथ नियर अल्सवाटर इन द लेक डिस्ट्रिक्ट जगह का नाम है। अप्रैल 15 अप्रैल 1802 को वेयर जहाँ पे दे इनकाउंटर्ड अ लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स उनका सामना हुआ इनकाउंटर सामना करना अ लॉन्ग लंबी बेल्ट पट्टी ऑफ डैफोडिल्स गुले नरगस की लंबी पट्टी से उनका सामना हुआ। विलियम वर्ड्सवर्थ आगे उसकी तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात लिखी हुई है 1770-1850। वाज अ की फिगर एक बुनियादी शख्सियत था इन द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। इंग्लिश रोमांटिक जो मूवमेंट है उसमें इसके हवाले से आप जो है ना वो पढ़ सकते हैं कि ये जो पीरियड्स है इंग्लिश लिटरेचर की जब स्टडी की जाए तो उसको डिवाइड किया जाता है ना अदवार में, पीरियड्स में। बे फ़लाँ दौर है, हर दौर की खसूसियत होती हैं, शुअरा किस तरह का लिखते हैं, उनका ख़ास स्टाइल होता है। ये सारी चीज़ें आप अपर लेवल में पढ़ेंगे। बॉर्न इन कोकर माउथ इंग्लैंड में पैदा हुआ। ही डेवलप्ड अ डीप लव फॉर नेचर उसने डेवलप किया, फ़रोग़ दिया अ डीप लव गहरी मोहब्बत को, गहरे लव को फॉर नेचर कुदरत के लिए। विच बिकेम अ सेंट्रल थीम जो कि बन गया मरकज़ी मौजू इन हिज पोइट्री उसकी शायरी में। वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड दैट वर्ड्सवर्थ ये समझता था कि नेचर हैड द पावर नेचर के पास कुदरत के पास ताकत है टू इंस्पायर मोटिवेट करने की, उभारने की, एंड हील द ह्यूमन स्पिरिट और इंसानी रूह को हील क्या कहते हैं सेहतयाब करने की, हील सेहतयाब करना। थीम ये थीम आगे दिया हुआ भाई, थीम ऑफ डैफोडिल्स, इसको पढ़ना जो है ना ज़रूरी है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब आपने नज़म पढ़नी है तो सिर्फ ये नहीं, नज़म से मुतल्लिक़ जितनी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं बड़े माहिरीन हैं जिन्होंने ये चीज़ें लिखी हैं, बड़ी मेहनत के साथ लिखी हैं। तो अगर हम पढ़ लेते हैं तो इससे हमारा जो कंसेप्ट है वो मज़ीद और हमारे अंदर मज़ीद कंसेप्ट क्लियर होता है और हमारे अंदर सलाहियत पैदा होती है। अब ये थीम के ऊपर देखें तो बहुत खूबसूरत इन्होंने कुछ लिखा हुआ है कि इसका जो क्या कहते हैं मौजू, थीम का माना होता है मौजू, मरकज़ी ख्याल, यानी जिसके ऊपर बात की गई है बुनियादी तौर पे जिसके ऊपर फोकस है। अब ये ज़रा पढ़ें फिर उसके बाद देखें कि आपको नज़म कैसी लगी। थीम ऑफ डैफोडिल्स डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ जो विलियम वर्ड्सवर्थ के ज़रिए लिखी गई एक्सप्लोर्स सेवरल इंटरकनेक्टेड थीम्स दरियाफ्त करती है कई इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से जुड़े हुए थीम्स मौजूआत। अब ये देखें मतलब ये है कि इसका एक बुनियादी मौजू है और ज़िमन में भी कई मौजूआत हैं। अब कैसे, नंबर 1 द ब्यूटी ऑफ नेचर कुदरत की खूबसूरती, यानी कुदरत की खूबसूरती इसमें बयान की गई है। द पोएम सेलिब्रेट्स द स्टनिंग ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। जो नज़म है सेलिब्रेट का मूमन माना होता है मनाना, लेकिन यहाँ पे इसका माना है तारीफ़ करना, तारीफ़ करती है द स्टनिंग ब्यूटी हैरान कौन खूबसूरती ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड कुदरती दुनिया की हैरान कौन खूबसूरती की ये नज़म तारीफ़ करती है। फोकसिंग ऑन द डैफोडिल्स वाइब्रेंट एंड जॉयफुल प्रेजेंस तवज्जो मरकूज़ करते हुए, फोकस ऑन तवज्जो मरकूज़ करना। डैफोडिल गुले नरगस के वाइब्रेंट गूंजने वाले
एंड जॉयफुल और खुशी वाली प्रेजेंस मौजूदगी पर तवज्जो मरकूज करते हुए। नंबर 2, द पावर ऑफ मेमोरी, यानी जो याददाश्त है इसकी जो पावर है इसके ऊपर भी बात की गई है। वर्ड्सवर्थ हाईलाइट्स हाउ मेमोरीज ऑफ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस इन नेचर कैन प्रोवाइड कंफर्ट एंड हैप्पीनेस लॉन्ग आफ्टर द एक्चुअल इवेंट। वर्ड्सवर्थ हाईलाइट वाजे करता है कि रोशनी डालता है हाउ कैसे मेमोरीज यादें ऑफ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस खूबसूरत तजर्बात की यादें इन नेचर में, यानी नेचर के जो तजर्बात हैं खूबसूरत उनकी यादें कैन प्रोवाइड कैसे वो मुहैया कर सकती हैं कंफर्ट, सुकून और हैप्पीनेस और खुशी लॉन्ग आफ्टर द एक्चुअल इवेंट, हकीकी वाक़े से लंबे अरसे बाद। एक्चुअल इवेंट हकीकी वाक़े से लॉन्ग आफ्टर लंबे अरसे बाद। द साइट ऑफ द डैफोडिल्स कंटिन्यूज, डैफोडिल गुले नरगस का जो मंजर है कंटिन्यूज ये जारी रहता है। टू अपलिफ्ट हिज स्पिरिट्स, बुलंद जारी रखता है क्या, टू अपलिफ्ट बुलंद करना, हिज स्पिरिट्स उसके जज्बात, व्हेन ही रिकॉल्स देम जब उनको रिकॉल दोबारा याद करता है। अब ये देखें ये भी इसमें डिस्कस किया गया। नंबर 3, सॉलिट्यूड एंड कनेक्शन, तन्हाई और ताल्लुक। इनिशियली द पोएट फील्स लोनली, शायर महसूस करता है तन्हाई के वो तन्हा है, बट लेकिन द काउंटर द इनकाउंटर विद द डैफोडिल्स, गोले नरगिस के साथ आमना सामना, ट्रांसफॉर्म्स हिज सॉलिट्यूड, बदल देता है उसकी तन्हाई को, इनटू आ जॉयफुल खुशी वाले एक्सपीरियंस, तजर्बे में, कनेक्टेड विद द नेचर जो कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है। ये जुमला मेरे ख्याल ऐसे होना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो मैंने पढ़ दिए, अदरवाइज़ ये जैसे इन्होंने लिखा हुआ पर ये जुमला मुझे ऐसे नहीं समझ आ रहा, तो जैसे मुझे समझ आया मैंने जो है ना वो बोल दिया। इन्होंने लिखा हुआ है इनटू अ जॉयफुल एंड कनेक्टेड एक्सपीरियंस विद नेचर। अगर किसी को ये जुमला ऐसे लिखा हुआ समझ आ जाए तो मुझे समझा दीजिए। नंबर 4, या जो तालिब इल्म है इसको पढ़ें वो अपने असातिज़ा से पूछें, डिस्कस करें। अगर उनके कोई उस्ताद वजाहत करता है कि नहीं ये जुमला ये ठीक है कैसे है तो ये प्लीज़ मुझे बता दें। नंबर 4, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्ट, इमोशनल जज्बाती एंड स्पिरिचुअल रूहानी अपलिफ्ट, बुलंदी। नेचर हैज़ द एबिलिटी, कुदरत के पास सलाहियत है, टू एलिवेट द पोएट्स मूड, शायर के मूड, मजाज एंड स्पिरिट और जज्बे को बुलंद करने की सलाहियत है। एलिवेट बुलंद करना, एलिवेटर। ऑफरिंग पेश करते हुए इमोशनल जज्बाती एंड स्पिरिचुअल और रूहानी सोलेस तसल्ली। नंबर 5, सम ऑफ द फेमस पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ टू बी रेड एंड इंजॉयड, जिनको पढ़ा जा सकता है और इंजॉय किया जा सकता है। इंजॉय करने के लिए और वो ये हैं, कहते हैं ये भी पढ़ें साथ साथ। टू द कुकू, लूसी ग्रे, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द 2 अप्रैल मॉर्निंग, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग, सॉलिटरी रीपर, वी आर 7। अब हमारे पास टाइम होता है, हम फजूल चीज़ें देखते रहते हैं। अगर आप मोबाइल पे बैठे हुए हैं, आपका दिल अपना पढ़ने का नहीं कर रहा, कुछ और सुनने का कर रहा है, तो आप भाई इसमें से कोई नज़म निकाल लें, इनकी ट्रांसलेशन भी मिल जाती है, आप उनको सुने, पढ़ें, इंजॉय करें। तशरीहात, ग्लॉसरी तशरीहात। अब आगे जो है ना कुछ अल्फाज हैं, आगे उनकी तशरीह जो है ना वो इंग्लिश में की गई है। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे जो है ना नज़म के जो मुश्किल अल्फाज यहाँ पे दिए हुए हैं, ताकि तालिब इल्म ऐसे कोई भी टेक्स्ट अगर वो स्टडी करता है, कोई बंदा कोई भी तालिब इल्म, और उसको नहीं समझ आ रहा तो उसको उसने हल कैसे करना है, लफ्ज़ का माना उसने कहाँ पे ढूंढना है। ज़ाहिर बात है डिक्शनरीज इसके ऊपर मिल जाती हैं, तो डिक्शनरी में वो देखेगा, तो उसको तरीका बताने के लिए यहाँ पे ये दिए हुए हैं। बलिस हैप्पीनेस, खुशी, हमने तर्जमा किया था बलिस सादत, कंटिन्यूस लगातार, स्प्रेडिंग इन अ लाइन और ओवर एन एरिया विदाउट एनी स्पेसेस, फैला हुआ, इन अ लाइन एक कितार में, और ओवर एन एरिया या एक एरिया में, विदाउट एनी स्पेसेस बगैर किसी खाली जगहों के, मुसलसल, फ्लटरिंग फड़फड़ाना, टू मूव लाइटली एंड क्विकली, हरकत करना हल्की हल्की, एंड क्विकली और तेज़ी से, होस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, बड़ी तादाद, ला तादाद, ऑफ पीपल
लोगों की और थिंग्स या चीज़ों की। जोकन चीयरफुल खुशबाश। मिल्की वे a band of light across the night sky made up of a huge number of stars that form a large part of the galaxy that includes our sun and its planets. एक ग्रो ऑफ लाइट रोशनी का अक्रॉस द नाइट स्काई, क्या कहते हैं, अंधेरे आसमान पे फैला हुआ, या ये यूँ कह लें नाइट स्काई रात के आसमान से अक्रॉस परे। मेड अप ऑफ अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टार्स जो कि बना हुआ है, मैं भी इसकी वजाहत करता हूँ, ये तर्जमा कर पढ़ लो। मेड अप ऑफ अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टार्स, सितारों की बड़ी तादाद से बना हुआ है। दैट फॉर्म अ लार्ज पार्ट ऑफ द गैलेक्सी, जो कि तश्कील देता है बड़ी तादाद ऑफ द गैलेक्सी की। दैट इंक्लूड, जो कि शामिल है, आवर सन, हमारे सूरज, एंड इट्स प्लैनेट, और इसके सैयारों को। मतलब ये है कि भाई मिल्की वे कहकशां ये जैसे होता है ना, ये हमारा ये सूरज है और इसके ये सैयारे हैं, ऐसे कई और सूरज हैं, ऐसे कई और सूरजों का एक जो ग्रोह है मिल के, वो दूसरों से वो सेपरेट है। ये यूँ कह लें सूरजों का एक जो महल्ला है उसको मिल्की वे कहा जाता है सिंपल लफ्ज़ों में। पेंसिव थिंकिंग डीपली, सोचना गहराई से, हमने तर्जमा किया था ख्याल में डूबा हुआ। सॉलिट्यूड तन्हाई, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, हालत ऑफ बीइंग अलोन, तन्हा होने की। स्प्राइटली, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, ज़िंदगी और ताकत से भरा हुआ। वेकेंट, जिंदा दिल। वेकेंट, खाली। एम्प्टी और अनऑक्यूपाइड, खाली और अनऑक्यूपाइड का माना भी यही है। वेल्स, वैलीज, वादियाँ। वंडर्ड, टू वॉक स्लोली अराउंड, चलना ऐसा ऐसा अराउंड, इधर उधर। आगे रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और क्रिटिकल थिंकिंग गहरी सोच, तनकीदी सोच या तनकीदी ख्याल। मतलब ये है कि किसी चीज़ के तमाम पहलू देखना, पॉजिटिव, नेगेटिव, मुस्बत, मनफी, सारे, इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़, मैंने ये सिर्फ आपको समझाने हैं ये जो क्वेश्चन है, और इनके जो जवाबात हैं आपने ख़ुद लिखने, कोशिश करें ख़ुद लिखने की। अगर नहीं लिखना आता तो फिर आप गाइड से मदद ले लें, लेकिन पहले आप मशक ये सारी हल करेंगे तो फिर ही आप जो है ना क्या कहते हैं ये चीज़ें पहले क्वेश्चन समझेंगे तो फिर उनके आंसर दे सकेंगे। तो ये टेक्स्ट के ऊपर ये जितनी भी एक्सरसाइज इन्होंने दी हुई है, आगे ग्रामर दी हुई है और जो कुछ भी दिया हुआ बहुत कुछ है। ये हमने ये चीज़ें पढ़ी थी हमें इंग्लिश में जाके, हमें इंग्लिश से पहले किसी ने मैंने नहीं बताया, और आप खुशकिस्मत लोग हैं कि आपके सिलेबस में उन्होंने ये चीज़ें दे दी हैं। और अगर कोई बंदा नहीं पढ़ता इनको तो मेरा ख्याल है वो इंतहाई बदनसीब है, और अगर कोई उस्ताद नहीं पढ़ाता तो वो इंतहाई वो भी बदनसीब है कि वो ख़ुद भी चीज़ों को सीखना नहीं चाहता या रिवाइज़ नहीं करना चाहता और तलबा को सिखाना नहीं चाहता। पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपने टेक्स्ट बुक अपनी खोल लेनी है, और अगर ये मैं स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें जो है शो कर देता हूँ आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला किसी को आ रहा है तो अपनी किताब खोल लें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डैफोडिल, क्या है बुनियादी नुक्ता आइडिया, नुक्ता नज़र, बुनियादी ख्याल ऑफ द पोएम नज़म डैफोडिल का। नंबर 2, डिस्क्राइब द सेटिंग, बयान करें वो जगह, वेयर द पोएट सा, जहाँ पे शायर ने देखे द डैफोडिल्स, गुले नरगस। हाउ डज, कैसे, दिस सेटिंग, ये जगह, कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम, ठीक है, कंट्रीब्यूट मुआविन होती है, मददगार होती है, टू द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम, नज़म के ओवरऑल मजाज के लिए। नंबर 3, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब, कैसे शायर बयान करता है द डैफोडिल्स, गुले नरगिस को। व्हाट इमेजरी, कौन सी लफ्जी तस्वीरें, डज ही यूज, वो इस्तेमाल करता है, टू ब्रिंग देम टू लाइफ, उनको ज़िंदगी बख्शने के लिए, उनको लाने के लिए, टू लाइफ, ज़िंदगी की तरफ। नंबर 4, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन, शनाख्त करें और वजाहत करें द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन, अमले तजस्सुम के इस्तेमाल की। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को वजूद दे देना, उसका वजूद नहीं है आप उसको जनाब वजूद बख्श दें, इस तरह बात करें गोया वो जिंदा एक चीज़ है। इन द पोएम, नज़म में कैसे पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल वो करता है। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द राइम स्कीम ऑन द पोएम्स रिदम एंड फ्लो, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट, असर क्या है राइम स्कीम का
ऑन द पोएम्स रिदम, नज़म के उतार चढ़ाव पे, एंड फ्लो और बहाव पे। नंबर 6, वाई डू यू थिंक, तुम क्यों सोचते हो, द पोएट डिस्क्राइब्स, शायर बयान करता है, द डैफोडिल्स, गुल नरगस को, एज जोकन कंपनी, खुश जिंदा दिल सोबत कंपनी के तौर पे। व्हाट इम्पैक्ट डू दे हैव ऑन हिम, क्या असर ये रखते हैं ऑन हिम उस पे। नंबर 7, द पोएट मेंशन, शायर बयान करता है, द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, तन्हाई की ब्लिस, सादत, खुशी। व्हाट डू यू थिंक ही मीन्स बाय दिस, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, ही मीन्स वो मुराद लेता है, बाय दिस इससे। एंड हाउ डू द डैफोडिल्स कंट्रीब्यूट टू दिस फीलिंग, और कैसे डैफोडिल्स कंट्रीब्यूट मुआविन होते हैं टू दिस फीलिंग, इस जज्बे के लिए। नंबर 8, इमेजिन, तसव्वुर करो, यू आर द पोएट, तुम शायर हो, रिविजिटिंग द सेम प्लेस, दोबारा विजिट कर रहे हो, क्या कहते हैं, देख रहे हो, द सेम प्लेस, वही जगह, आफ्टर मैनी ईयर्स, कई सालों के बाद। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, लिखो मुख्तसर पैराग्राफ, डिस्क्राइबिंग योर फीलिंग्स, अपने एहसास बयान करते हुए, एंड द सीन, और वो मंजर, एज इट माइट अपीयर नाउ, जैसा कि अब वो जाहिर होता है। बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द पोएम डैफोडिल, नज़म डैफोडिल का जो बुनियादी मरकज़ी ख्याल है, जो बुनियादी मौजू है, वो क्या है। द पावर ऑफ लव, द ब्यूटी ऑफ नेचर, द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप, द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, क्या है आपने बताना है। यानी मोहब्बत की ताकत, नेचर की खूबसूरती, और दोस्ती की अहमियत, या स्ट्रगल ऑफ लाइफ। टू विच नेचुरल एलिमेंट डज द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ इन द बिगिनिंग, किस कुदरती एलिमेंट के साथ शायर कंपेयर हिमसेल्फ, अपने आप को कंपेयर करता है, इन द बिगिनिंग, शुरू में, इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, नज़म के शुरू में। ट्री, दरख्त के साथ, रिवर, दरिया के साथ, क्लाउड, बादल के साथ, अ माउंटेन, पहाड़ के साथ, आपने बताना है। वेयर डज द पोएट सी द डैफोडिल्स, कहाँ पे देखता है, बिसाइड अ रिवर, दरिया के साथ, इन अ गार्डन, बाग में, बिसाइड अ लेक, झील के साथ, ऑन अ माउंटेन, पहाड़ पे, आपने बताना है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द डैफोडिल, गुले नरगिस की हरकत को शायर कैसे बयान करता है। स्विंग इन द विंड, हवा में वो लहरा रहे हैं। स्टैंडिंग स्टिल, पुरसकून खड़े हैं वो। फ्लटरिंग एंड डांसिंग, फड़फड़ा रहे हैं और नाच रहे हैं। फॉलिंग टू द ग्राउंड, ज़मीन पे गिर रहे हैं, क्या आपने बताना है। टू व्हाट डज द पोएट कंपेयर द डैफोडिल्स इन टर्म्स ऑफ देयर कंटिन्यूअस स्ट्रेच, टू व्हाट किसके साथ, डज द पोएट कंपेयर तकाबुल करता है डैफोडिल का, इन टर्म्स ऑफ देयर, उनके मुसलसल कंटिन्यूस, मुसलसल स्ट्रेच, फैलाव के लिहाज से। फ्लावरिंग अ फ्लोइंग रिवर, बहने वाला दरिया। अ स्टारी नाइट, सितारों भरी रात। अ लॉन्ग रोड, लंबे रोड। एंड एंडलेस फॉरेस्ट, ना ख़त्म होने वाला जंगल, किसके साथ उसने तकाबुल किया है। नंबर 6, हाउ मैनी डैफोडिल्स डज द पोएट एस्टिमेट, कितने गुले नरगिस शायर अंदाज़ा लगाता है, ही सा, उसने देखे, एट अ ग्लैंस, एक ही नज़र में। हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेंस ऑफ थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द पोएट्स इनिशियल फीलिंग बिफोर ही सीज द डैफोडिल, कौन सा वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब, अच्छे तरीके से तर्जुमानी करता है, बयान करता है शायर की इब्तदाई फीलिंग, जज्बे को। बिफोर ही सीज द डैफोडिल, पहले से कि वो देखे द डैफोडिल्स, गुले नरगिस को। हैप्पी, लॉनली, एक्साइटेड, एंग्री, खुश था, लॉनली, तन्हा था, एक्साइटेड, पुरजोश था, एंग्री, गुस्से में था, क्या। What effect do the daffodils have on the poet's mood when he later recalls them? कौन सा असर daffodils have रखते हैं on the poet's mood, शायर के मजाज पे, when he later, जब वो बाद में recalls them, उनको याद करता है, क्या। They make him sad, वो उसको अफसरदा बना देते हैं। They make him anxious, वो उसको मुतमन्नी आरज़ू करने वाला बना देते हैं। They bring him joy, वो उसके बाद खुशी लाते हैं। They make him tired, वो उसको थका हुआ बना देते हैं। नंबर 9, what phrase does the poet use to describe his reflective movements about the daffodil? कौन सा फ्रेज कहते हैं, चंद अल्फाज हों जिसमें क्या कहते हैं, पूरा जुमला ना हो।
मुकम्मल बात ना हो। अच्छा, कौन सा फ्रेज डज द पोइट शायर इस्तेमाल करता है टू डिस्क्राइब बयान करने के लिए हिज रिफ्लेक्टिव मोमेंट्स, अपने सोच वाले लम्हात, अबाउट द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स के बारे में। इन अ चीयरफुल मूड, क्या कहते हैं, खुशबाश मजाज में। इन अ वीकेंड और अ पेंसिव मूड, तन्हाई या क्या कहते हैं गौर फिक्र वाले मजाज में। इन अ थाटफुल मूवमेंट, थाटफुल होशमंदी वाले मूवमेंट, लम्हे में। थाटफुल या ख्याल वाले लम्हे में। थाटफुल का माना ये भी होता है ना साहिब ख्याल। इन अ जॉयस स्टेट, और खुशी वाली हालत में। नंबर 10, विच लाइन फ्राम द पोएम बेस्ट कन्वेज, कौन सी लाइन फ्राम द पोएम नज़म की बेस्ट कन्वेज, सबसे बेहतर, कन्वेज द लास्टिंग इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ द डैफोडिल्स ऑन द पोएट। कौन सी लाइन फ्राम द पोएम नज़म की बेस्ट कन्वेज, बेहतरीन तरीके से पहुंचाती है, द लास्टिंग इम्पैक्ट, देर तक कायम रहने वाला असर, ऑफ द डैफोडिल्स, गुले नरगस का, ऑन द पोएट, शायर पे। आई वांडर लॉनली एज अ क्लाउड, दिस ट्रेजेड इन नेवर एंडिंग लाइन, एंड देन माई हार्ट विद फ्लायर फिल्स, द वेव्स बिसाइड देम डांस। तो ये सारे भाई आपने खुद हल करने, मैं जस्ट आपको मैं समझाऊंगा, आप अपने दिमाग पे बोझ डालेंगे। अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया हुआ है, अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको इन चीज़ों को हल नहीं करेंगे, सिर्फ आप दूसरों के ऊपर ही भरोसा करेंगे, तो फिर ज़िंदगी में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप हर चीज़ को खुद कोशिश करें हल करने की, और उसमें अपने राय रखें, अपना ज़हन इस्तेमाल करें, और फिर जो है ना अगर हल करने के बाद फिर आप उस्ताद की मदद लें, गाइड की मदद लें, तो इस तरह आप जो हैं वो बेस्ट अंदाज में सीखेंगे। ठीक है। वोकैबुलरी। ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज एक्सप्लेन्ड इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो। जवाब दें मुंदरजा झैल क्वेश्चंस, सवालात का, एज एक्सप्लेन्ड, जैसा कि उसकी वजाहत की गई है, इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो, उस मिसाल में जो नीचे दी हुई है। नंबर 1, आइडेंटिफाई सिनोनिम्स इन द पोएम डैफोडिल्स। नज़म डैफोडिल में जो सिनोनिम्स मुतरादिफात हैं, आइडेंटिफाई उनकी शनाख्त करें, दैट हैव सिमिलर डिक्शनरी डेफिनेशन, जो कि रखते हैं यकसां, सिमिलर यकसां, एक जैसे, डिक्शनरी के डेफिनेशंस, मानी, तारीफ़ात, मानी, यानी जो असल मानी हैं, बट डिफरेंट कन्नोटेशंस, लेकिन मुख्तलिफ कन्नोटेशन, मख्फी मानी, और इमोशनल अंडरटोन्स, जज्बाती दबी हुई आवाज़ें। ये जो है ना डेफिनेशन और कन्नोटेशंस का कंसेप्ट आगे आ रहा है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले आप ये समझें कि वो क्या कह रहे हैं। नंबर 2, राइट सेंटेंसेज फॉर ईच वर्ड, लिखें जुमले हर लफ्ज़ के लिए, हाईलाइटिंग द डिफरेंट कन्नोटेशंस, नुमायाँ करते हुए मुख्तलिफ कन्नोटेशन, जो मख्फी मानी है, जो पोशीदा मानी हैं, उनको नुमायाँ करते हुए। नंबर 3, डिस्कस द डिफरेंट फीलिंग्स और आइडियाज़, बात करें, डिस्कस करें मुख्तलिफ फीलिंग्स, एहसासात और आइडियाज़ या तसव्वुरात, दैट ईच वर्ड इवोक्स, जो कि हर लफ्ज़ इवोक्स, उभारता है, लेके आता है, लाता है, बियॉन्ड इट्स बेसिक डेफिनेशन, अपने बुनियादी डेफिनेशन माने से परे, यानी एक उसका बुनियादी माना होता है और एक वो आइडिया पेश कर रहा होता है, तो आपने वो डिस्कस भी करना है। नंबर 4, एग्जामिन हाउ द चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड, मुशाहदा करें किस तरह एक ख़ास लफ्ज़ का इंतखाब अफेक्ट्स द मीनिंग, मुतासर करता है माने को, एंड टोन और लहजे को इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, मुख्तलिफ सियाक़ व सबाक़ में। एग्जाम्पल, अब उसने एक्सप्लेन कर दिया, और फिर आगे जो है ना उसने आगे कुछ मिसालें दी जिनको आपने इसके मुताबिक आपने हल करना होगा। भाई ये इतनी आम चीज़ें हैं कि ये अमूमन जो है ना पहले FABA वालों को भी नहीं बताई जाती थी, 12वीं 14वीं के बाद ऊपर MA लेवल पे जो लोग MA इंग्लिश करते थे या ज़ुबान पढ़ते थे, तो वो ये चीज़ें देखते थे। अमूमन की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ असाज़ा होते हैं वो करवा देते हैं, अमूमन नहीं करवाते थे, तो आप खुशकिस्मत हैं, और अगर आप नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आप इंतहाई बदकिस्मत हैं कि इतनी अहम चीज़ें मालूमात और आप उनको तर्क कर रहे हैं, और जो असाज़ा नहीं करवाते उन पर बड़े अफसोस की बात है। एग्जाम्पल, लोनली VS सॉलिटरी, बमुकाबला सॉलिटरी,
आर द वर्ड्स, ये अल्फाज हैं, विद सिमिलर डिनोटेशंस, एक जैसे ज़ाहरी माने के साथ। डिनोटेशन का माना होता है ज़ाहरी माना, डेनोटेशन। अब आगे वो वजाहत करेगा कैसे। कहता है लॉनली डेनोटेटिव मीनिंग, इसका जो ज़ाहरी माना है इसका वो है बीइंग विदाउट कंपनी, होना बग़ैर कंपनी सोबत के, बग़ैर सोबत के होना। आइसोलेटेड यानी तन्हा होना, बीइंग आइसोलेटेड तन्हा। लोनली का ज़ाहरी माना ये तन्हा होना। अब कॉनोटेटिव मीनिंग जो पोशीदा माना वो क्या है। ऑफन कैरीज अ नेगेटिव कॉनोटेशन, अक्सर ये लफ्ज़ रखता है, कैरीज रखता है मनफी कॉनोटेशन, मुख्तलिफ नेगेटिव मनफी कॉनोटेशन पोशीदा माना। इम्प्लाइंग इशारा करते हुए, बताते हुए, इम्प्लाई बताते हुए, सैडनेस अफसुर्दगी, डेजोलेशन अलहदगी, एंड अ सेंस ऑफ अबेंडनमेंट, और एहसास ऑफ अबेंडनमेंट तरक किए जाने का। यानी इसका मख्फी माना क्या है, मतलब बंदा अफसुर्दा है, तन्हा है, लोगों ने उसको तरक कर दिया है। अब आगे सॉलिटरी का ज़ाहरी माना और पोशीदा माना ये बताएगा। डेनोटेटिव मीनिंग, इसका मतलब है एग्जिस्टिंग अलोन, मौजूद होना तन्हा। नॉट बीइंग विद अदर्स, ना होना दूसरों के साथ, ये इसका मतलब है। और कॉनोटेटिव मीनिंग जो पोशीदा माना वो है जनरली है न्यूट्रल और पॉजिटिव। न्यूट्रल गैर जानबदार, और पॉजिटिव या मुस्बत। सजेस्टिंग ये इशारा करता है पीसफुलनेस, सजेस्टिंग ये बताते हुए पीसफुलनेस, पुरअमन होना, सेल्फ सफिशिएंसी खुद कफील होना, अपने ऊपर इन्हिसार करना। एन अ डेलिबरेट चॉइस, और बिलकसद इंतखाब, टू बी अलोन तन्हा होने का। ये लफ्ज़ी तर्जमा मैं कर रहा हूँ। मतलब ये है कि कॉनोटेटिव मीनिंग जो है, जो पोशीदा माना वो ये है कि बंदा पुरअमन है और इन्हिसार दूसरों पर नहीं है, और ख़ुद उसने अलग होने को पसंद किया हुआ है। अब कॉनोटेशंस एंड न्यूएंसेस, पोशीदा मानी और बारीक फ़र्क। अब ये देखें, द न्यूएंस्ड डिफरेंसेस, बारीक फ़र्क बिटवीन द वर्ड्स लॉनली एंड सॉलिटरी, अल्फाज लॉनली और सॉलिटरी इनके दरमियान। विच हैव सिमिलर, जो कि रखते हैं विच हैव, जो कि रखते हैं सिमिलर, एक जैसे, डेनोटेटिव मीनिंग्स ज़ाहरी मानी, बट डिफरेंट कॉनोटेशन, लेकिन मुख्तलिफ कॉनोटेशन, पोशीदा मानी एंड इम्प्लिकेशन और इशारे। ये जब तक हम शौक़ के साथ काम नहीं करते उस वक्त तक ये हमें ये चीज़ें बहुत क्या कहते हैं भारी लगती हैं और मुश्किल लगती हैं। लेकिन शौक़ के साथ अगर आप दिलचस्पी के साथ कोई भी काम करें दुनिया का, तो भी हर काम आसान है। अब ये जो चीज़ें पढ़ रहा हूँ, मुझे तो भाई पढ़ने से मज़ा आ रहा है, इन्होंने लिखी हुई हैं, तो इसीलिए मैं ख़ुद भी, चलो मैंने कहा मेरी भी निकल जाएंगी, और मैं जो है ना इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, और आप भी शौक़ के साथ काम करें। न्यूएंस, अब ये कहते हैं न्यूएंस इम्प्लाइज एन इमोशनल स्टेट, और अब इसमें लोनली का न्यूएंस बारीक फ़र्क है। कहता है इम्प्लाइज इशारा करता है, ये लोनली के बारे में बात हो रही है। न्यूएंस बारीक फ़र्क, यानी लोनली और सॉलिटरी का जो बारीक फ़र्क है वो क्या है। इम्प्लाइज इशारा करता है एन इमोशनल स्टेट, एक जज्बाती हालत, जहाँ पे द एब्सेंस ऑफ अदर, दूसरों की एब्सेंस, गैर हाज़िरी, इज़ पेनफुल, वो दर्दनाक या अलमनाक होती है, और अनडिज़ायरेबल या नापसंदीदा होती है। एग्जाम्पल सेंटेंस, अब इसने मिसाल दे दी है। आफ्टर मूविंग टू अ न्यू सिटी, नए शहर में जाने के बाद, शी ऑफन फेल्ट लोनली, उसने अक्सर महसूस किया अपने आप को तन्हा, एंड मिस्ड हर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को उसने याद किया, मिस किया। इंटरप्रिटेशन, द वर्ड लोनली कन्वेज हर इमोशनल डिस्ट्रेस, लफ्ज़ लोनली पहुँचा रहा है उस लड़की का जज्बाती डिस्ट्रेस, अफसुर्दा होना, अफसुर्दगी, एंड लॉन्गिंग फॉर कंपेनियनशिप, और ख्वाहिश फॉर कंपेनियनशिप, दोस्ती की, सोबत की, क्योंकि और साथ दोस्त होना चाहिए, कंपेनियन साथी होना चाहिए। अब सॉलिटरी न्यूएंस बारीक फ़र्क है। सजेस्ट अ स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, ये बताता है अ स्टेट हालत ऑफ बीइंग अलोन, तन्हा होने की, दैट इज़ नॉट नेसेसरीली नेगेटिव, जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो मनफी हो, एंड कैन बी पीसफुल, और हो सकती है पुरअमन और इंट्रोस्पेक्टिव, या ख़ुद का मुशाहदा करने वाले। मतलब ये है कि बंदा पुरअमन है या फिर इंट्रोस्पेक्टिव,
वो अपने आप का मुशाहिदा नफ्स कर रहा है। जैसे बाद लोग होते हैं ना वो क्या कहते हैं, बैठते हैं और ज़हनी मशक़ें करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही इंजॉयड हिज सॉलिटरी वॉक्स इन द फॉरेस्ट, उसने लुत्फ़ उठाया अपने तनहा क्या कहते हैं वॉक्स का या सैर व सियाहत का लुत्फ़ उठाया इन द फॉरेस्ट, जंगल में अपनी तनहा सैर व सियाहत से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ। फाइंडिंग पीस इन द क्वाइट, ढूंढते हुए अमन इन द क्वाइट, खामोशी में। इंटरप्रिटेशन, द वर्ड सॉलिटरी इंडिकेट्स अ पॉजिटिव, ये बतलाता है, इंडिकेट अ पॉजिटिव मुस्बत चूजन स्टेट, चुनी हुई हालत। वेयर, जहाँ पे बीइंग अलोन तनहा होना, इज इंजॉयड, इसको इंजॉय किया जाता है, एंड वैल्यूड, और इसकी कदर की जाती है। नंबर बी, अब ये काम करने वाला है आपका ये पहले था, उसने दो लफ्ज़ दिए, लॉनली बमुकाबला सॉलिटरी, इनको आपने समझ लिया कि भाई न्यूएंस क्या होता है, डेनोटेटिव मीनिंग कौन सा होता है, कॉनोटेटिव मीनिंग कौन सा होता है, ज़ाहिरी माना कौन सा, कैसे। अब ये इसके ऊपर आपने वर्क करना है। आप डिक्शनरीज देखें और वहाँ से मिलनी तो गूगल पे आप सर्च करें, वहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। फाइंड द कॉनोटेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स, इन अल्फाज के कॉनोटेटिव पोशीदा मानी है एंड डेनोटेटिव और ज़ाहिरी मानी फाइंड ढूंढें। अब जाहिर बात है उसने ये जो काम पे लगाया है ना भाई, इसीलिए लगाया ताकि जो डिक्शनरी है अगर उसमें से ना हो तो जो जदीद सोर्सेस हैं आदमी उनके ज़रिए जो है वो इनको तलाश करे। वर्ड्स लॉन्गली अब सामने उसने दे दिया है, डेनोटेटिव मीनिंग्स और कॉनोटेटिव आपने लिखने, क्लाउड, फ्लटरिंग, तनहा, बादल, फड़फड़ाना, सरप्राइटली, जिंदा दिल, गेज, तकना, ब्लिस, सादत या खुशी। ज़्यादा किसने पीछे दिया हुआ है। नंबर 3, स्पेसिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉनोटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, स्पेसिफाई वजात करें पॉजिटिव मुस्बत एंड और नेगेटिव मनफी कॉनोटेशन पोशीदा माने का ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मुदर्रज झैल में से हर एक। अब इसमें हर एक का पॉजिटिव या तो पॉजिटिव या नेगेटिव है तो आपने बताना है। गेज, स्टेयर दोनों का माना तकना है, बट डिफरेंस तो होगा, जाहिर बात है। शाइन, ग्लेयर दोनों का माना चमकना। होर्ड इकट्ठा करना वर्ब है, कलेक्ट इकट्ठा करना। लें जी, ये था। अब आगे ग्रामर आ गई है। फिगरेटिव लैंग्वेज इन द पोएम, फिगरेटिव का मतलब है सनाए व बदाए से पुर, लैंग्वेज कलाम इन द पोएम नज़म में। अब ये जो फिगरेटिव है सनाए बदाए, ये क्या चीज़ है, ये जो है ना ये सनाए सनत की जमा है और बदाए ये बदी की जमा है, यानी अनोखा। ये आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बता रहा हूँ। कलाम को क्या कहते हैं, कलाम में मुख्तसर जो है ना अनोखे तरीके अपनाना, अपना माना पहुँचाने के लिए। अब वो अनोखे तरीके कौन से वो ये नीचे आ रहे हैं। आप एक सिंपल सादा बात करते हैं, आप एक सादा अंदाज से हट के एक दूसरे अंदाज में बात करते हैं, ये नीचे देखें आपको बात समझ आ जाएगी। इनको कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। एक एक को ये जो मुख्तलिफ तरीके यहाँ पे दिए हुए हैं ये इनको फिगर्स ऑफ स्पीच या एक को फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अब ये देखें, सिमिली ये तशबीह है, पर्सोनिफिकेशन अमले तजसीम है, हाइपरबोली ये मुबालगा है, मेटाफर ये इस्तिआरा है। उर्दू में भी इनके उर्दू ज़ुबान में भी इनकी वजाहत होती है, अरबी में भी होती है, हर ज़ुबान में ये चीज़ें होती हैं तो उसके लिए मखसूस तरीक़ेकार होता है। अब इंग्लिश में क्या तरीक़ेकार है वो यहाँ पे इन्होंने उसके एक्सप्लेन कर दिए। सिमिली डेफिनेशन, अब ये तशबीह की डेफिनेशन क्या है। तशबीह का मतलब सादा से यही है कि ये कहना कि एक चीज़ दूसरी चीज़ जैसी है। अ फिगर ऑफ स्पीच ये एक कलाम की सनत है दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स जो तकाबुल करती है दो मुख्तलिफ चीज़ों का, यूजिंग द वर्ड्स अल्फाज ये वाले इस्तेमाल करते हुए, लाइक और एज जैसे अल्फाज। एग्जाम्पल फ्राम द पोएम, नज़म से मिसाल, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। एक्सप्लेनेशन, द पोएट कंपेयर हिज लोनलीनेस टू अ क्लाउड, शायर तकाबुल करता है अपनी तन्हाई का टू अ क्लाउड एक बादल से, ड्रिफ्टिंग इन द स्काई जो आसमान में तैर रहा है। एम्फसाइजिंग हिज सेंस ऑफ आइसोलेशन, जोर देते हुए हिज सेंस ऑफ आइसोलेशन अपने एहसास तन्हाई पर जोर देते हुए। एंड एमलेसनेस और बेसरोपा होना, एमलेस बिला मकसद होना यानी बग़ैर मकसद के जो है ना बंदा या बेसरोपा बंदा जो है ना वो घूम फिर रहा था, ये बताने के लिए। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड।
पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? अमले तरसीम, कि आप किसी जो चीज़ जिसका वजूद नहीं आप उसको वजूद दे दें, जिसमें कोई वसफ़ नहीं आपको वो वसफ़ उसको दे दें। इंसानों के वसफ़ उठा के आप किसी को दे देना, वो खा जानदार हो या बेजान हो, तो ये इसको पर्सोनिफिकेशन सिंपल लफ्ज़ों में कहते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच, ये एक सनत है कलाम की, दैट गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज़, जो कि देती है इंसानी खसूसियात, टू एनिमल्स, जानवरों को, ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों को, और आइडियाज़ या तसव्वुरात को या ख्यालात को। एग्जाम्पल फ्राम द पोएम, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। एक्सप्लेनेशन, अब कह रहे हैं फ्लोटिंग, फड़फड़ा रहे, वो जो क्या कहते हैं दरख्त थे डैफोडिल्स के पौधे वो फड़फड़ा रहे थे और नाच रहे थे इन द ब्रीज, बादे नसीम, हल्की हल्की हवा में। द डैफोडिल्स आर डिस्क्राइब, उनको बयान किया जाता है एज इफ, गोया के दे वर डांसिंग, हो के नाच रहे हैं। विच मेक्स द सेंस मोर लिवली, जो चीज़ बना देती है, सॉरी द सीन, जो चीज़ बना देती है सीन को, नज़ारे को, मोर लिवली, ज़्यादा जिंदा दिल, एंड रिलेटेबल, और काबिल बयान। कन्वेइंग अ सेंस ऑफ जॉय एंड मूवमेंट, पहुँचाते हुए एहसास ऑफ जॉय, खुशी का, एंड मूवमेंट, और हरकत का। हाइपरबोली, मुबालगा, बढ़ा चढ़ा के पेश करना। डेफिनेशन, एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, मुबालगे वाला बयान। नॉट मीट, जिसका मतलब ये नहीं होता टू बी टेकन लिटरली, कि उसको लिया जाए लफ्जी तौर पे। यूज्ड फॉर अ ग्रेट एम्फेसिस और इफ़ेक्ट, इस्तेमाल किया जाता है बड़े ज़ोर और इफ़ेक्ट या असर के लिए। एग्जाम्पल फ्राम द पोएम, 10,000 saw I at a glance. Explanation, Wordsworth exaggerates the number of daffodils. Wordsworth बढ़ा चढ़ा के पेश करता है द नंबर ऑफ डैफोडिल्स, क्या कहते हैं गुले नरगस की तादाद को। टू हाईलाइट द ओवरवेलमिंग ब्यूटी, नुमाया करने के लिए द ओवरवेलमिंग, हद से ज़्यादा, ब्यूटी, खूबसूरती, एंड इम्पैक्ट, और असर, ऑफ द सीन, मंजर का, ऑन हिम, उस पे, कि उसकी खूबसूरती और सीन का जो असर है उसने उसको बहुत ज़्यादा मुतासर किया। ये बताने के लिए उसने कहा 10,000 saw I at a glance. मेटाफर, डेफिनेशन, अ फिगर ऑफ स्पीच, कलाम की एक सनत है, दैट डायरेक्टली रेफर्स, जो कि बराह रास्त इशारा करती है, टू वन थिंग, एक चीज़ की तरफ, बाई मैंशनिंग एन अदर, दूसरे को बयान करने के जरिए, एक चीज़ का जिक्र लेकिन बयान मुराद दूसरी चीज़। इम्प्लाइंग अ सिम्बॉलिक कंपैरिजन, इशारा करते हुए अलामती कंपैरिजन, तकाबुल का, यानी ज़िमन में वो तकाबुल हो रहा होता है, ज़िमन में तकाबुल हो रहा होता है, जैसे सिमिली होती है, सिमिली, और ये मेटाफर ये दरअसल सिमिली होती है, लेकिन उसमें अल्फाज सिमिली वाले इस्तेमाल नहीं होते, तो इसलिए उसको मेटाफर कह देते हैं। ये फ़र्क करने के लिए नाम का इनका डिफरेंस है भाई। एग्जाम्पल फ्राम द पोएम, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो कूदे, उनका ख्याल कूद पड़ा, ठीक है, अचानक आ गया, इन दैट इनवर्ड आई, उस अंदरूनी आंख पे। एक्सप्लेनेशन, द इनवर्ड आई इज़ अ मेटाफर, ये एक इस्तिआरा है, फॉर द पोइट्स मेमोरी, शायर के ख्याल के लिए और हाफजे के लिए, और इमेजिनेशन या तसव्वुर के लिए। सजेस्टिंग दैट, ये बताते हुए कि द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स, याद, डैफोडिल गुले नरगस की याद, मेमोरी, इज़ विविड, वाज़े है, एंड स्ट्राइकिंग, और शानदार है। एलिट्रेशन, अब ये लफ्ज़ी चीज़ें ये देख लें ज़रा। एलिट्रेशन, द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, रिपीटेशन, तकरार, दोहराना, ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, एक जैसे कॉन्सोनेंट, हरफ सही, इसको उर्दू में कहते हैं, हरफ सही की आवाज़ को दोहराना, एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, एडजेसेंट मुत्तसिल और क्लोजली या इंतहाई कनेक्टेड जुड़े हुए अल्फाज के शुरू में। अभी जो अल्फाज करीब करीब आ रहे हैं या उनका आपस में ताल्लुक़ है, तो उनके शुरू में आवाज़ें कॉन्सोनेंट एक जैसी हों, आपको पता ही है, ए, ई, आई, ओ, यू, इनकी आवाज़ें वावल साउंड कहलाती हैं, इनके अलावा जो बाकी हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड है। अब मिसाल देख लें, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल फ्राम द पोएम, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, बी भी आ गया है। एक्सप्लेनेशन, द रिपीटेड बी साउंड, दोहराई हुई बी की आवाज़, क्रिएट्स, पैदा करती है, अ म्यूज़िकल रिदम, मौसीकी वाला रिदम, तवाज़ुन, इनहेंसिंग, रिदम उतार चढ़ाव आप कह लें या तवाज़ुन, इनहेंसिंग द पोएम्स ऑडिटरी अपील, बढ़ाते हुए नज़म की समी,
अपील खूबसूरती, ऑडिटरी समी सुनने से जिसका ताल्लुक है। एसोनेंस डेफिनेशन द रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड्स इन द नियर बाय वर्ड्स, तकरार ऑफ वावल साउंड, वावल हरफ इल्लत की आवाज़ों का, उर्दू में हरफ इल्लत कहते हैं भाई वावल को, ये नियर बाय वर्ड्स करीबी अल्फाज में, इसको एसोनेंस कहते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल, एक्सप्लेनेशन द रिपीटेड ओ साउंड क्रिएट्स, ओ साउंड का तकरार क्रिएट्स पैदा करता है अ हारमोनियस इफेक्ट, हम आहंग एक जैसा इफेक्ट असर, एडिंग टू द पोएम्स ओवरऑल म्यूजिकलिटी, क्या कहते हैं इजाफा करते हुए नज़म की ओवरऑल मजमूई म्यूजिकलिटी मौसीकियत में इजाफा करते हुए, यानी इससे जो उसके मौसीकी वाला जो पहलू होता है वो उसमें इजाफा हो जाता है, जिसमें चीज़ें हम आहंग या एक तरतीब के साथ उतार चढ़ाव होते हैं। इमेजरी डेफिनेशन डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, ये बयानी ज़ुबान दैट अपील्स टू द सेंसेस, जो हवास को खींचती है, अपील टू खींचना, अट्रैक्ट करना हवास को, एंड क्रिएट्स मेंटल इमेजेस, और पैदा करती है ज़हनी तस्वीरें, इमेजरी तस्वीरें बनाना, एग्जाम्पल तस्वीरें लफ्जी तस्वीरें। एग्जाम्पल फ्राम द पोएम कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, एक्सप्लेनेशन वर्ड्सवर्थ यूज्ड विजुअल इमेजरी, बसरी इमेजरी तस्वीरें वर्ड्सवर्थ इस्तेमाल करता है टू डिस्क्राइब बयान करने के लिए द डैफोडिल्स, डैफोडिल गुले नरगिस को, एज अ वास्ट ट्विंकलिंग फील्ड, एक कुशादा टिमटिमाती जगमगाने वाले फील्ड मैदान के तौर पे, सिमिलर टू स्टार जो कि मिलती जुलता है, जो मैदान मिलता जुलता है स्टार सितारों से, इन द नाइट स्काई जो रात के आसमान में होते हैं, इन्हेंसिंग द रीडर्स विजुअलाइजेशन ऑफ द सीन, बढ़ाते हुए कारी की विजुअलाइजेशन ऑफ द सीन, सीन को मंजर को विजुअलाइजेशन देखना। तो ये था भाई, ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं। आप अगर अदबी अंदाज में किसी कलाम का आप मुताला करते हैं तो उसमें ये चीज़ें ज़रूर देखी जाती हैं। अगर आप नज़म की एक्सप्लेनेशन करते हैं और आप इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है कि सिमिली क्या होती है, पर्सोनिफिकेशन क्या है, हाइपरबोली, मेटाफर, एलिट्रेशन, एसोनेंस और इमेजरी, आप ये इनका जिक्र करके आप चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो इसको बहुत ही अच्छा जो है ना वो समझा जाता है, बजाय इसके कि आप जस्ट ये बता दें कि इसमें फ़लाँ चीज़ शायर कह रहा है लेकिन इन चीज़ों का आपको आइडिया ना हो। और इन चीज़ों से कलाम का जो हुस्न है, जो खूबसूरती है, वो भी समझ आती है। नंबर 1 ए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब इसके ऊपर इसने क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने इनका जवाब जो है भाई आपने ख़ुद देना है। आइडेंटिफाई द सिमिली, शिनाख्त करें सिमिली की, इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, नज़म की पहली लाइन में सिमिली तशबी कहते हैं, आइडेंटिफाई उसकी शिनाख्त करें किधर है। हाउ डज इट हेल्प, कैसे ये मदद करती है, कन्वे द पोएट्स मूड, शायर का जो मजाज है उसको कन्वे पहुँचाने में। नंबर 2 फाइंड 2 एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, अमले तजसीम की 2 मिसालें फाइंड ढूंढें इन द पोएम नज़म में, पर्सोनिफिकेशन जिसमें इंसानों के जो औसाफ हैं वो दिए गए हों किसी और को। हाउ डज दिस लिटरेरी डिवाइस, कैसे ये अदबी जो डिवाइस है जो क्या कहते हैं आला है, इन्हेंस बढ़ाता है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डैफोडिल्स, गुले नरगिस की डिस्क्रिप्शन तफसील को या बयान को। नंबर 3 व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द हाइपरबोली, मुबालगे का मकसद क्या है इन द पोएम, नज़म में आपने ये बताना है हाइपरबोली जो इस नज़म के अंदर आई है। हाउ डज इट अफेक्ट यूर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएट्स एक्सपीरियंस, कैसे ये मुतासर करता है तुम्हारी समझ को, ऑफ द पोएट्स एक्सपीरियंस, शायर के तजर्बे की अंडरस्टैंडिंग जो तुम्हारी है, ठीक है, यानी कैसे शायर का जो तजुर्बा है उसको आप कैसे समझते हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को कैसे ये मुतासर कर रहा है मुबालगा। नंबर 4 एक्सप्लेन द मेटाफर, भाई मेरा काम है क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन करना, क्वेश्चन को बताना कि क्या मतलूब है और चीज़ों को समझाना। अब आपने ख़ुद इसके ऊपर वर्क करना है, आप नहीं करेंगे और रटी रटाई चीज़ें आप ये लिखी लिखाई आप देखेंगे, आपका ज़हन नशोनुमानी तरक्की नहीं पाएगा। एक्सप्लेन द मेटाफर, इस्तिआरा की वजाहत करें। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, व्हाट डज दिस टेल यू, क्या ये बताता है आपको, अबाउट द पोएट्स मेमोरी ऑफ द डैफोडिल, शायर की गुले नरगिस की याद
के हवाले से कैसे ये आपको क्या बताता है। नंबर 5, आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ आ एलिट्रेशन इन द पोएम। शनाख्त करें एक एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन इन द पोएम। नज़म में एलिट्रेशन की मिसाल की शनाख्त करें कि कहाँ पे एलिट्रेशन आ गया। अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि कॉन्सोनेंट साउंड अगर तकरार के साथ आ जाए तो एलिट्रेशन ये पैदा हो जाता है। हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द म्यूज़िकल क्वालिटी ऑफ द पोएम, कैसे ये सबब बनता है मौसीकी वाले वसफ़ का ऑफ द पोएम, नज़म की जो मौसीकी वाला वसफ़ है उसमें ये कैसे सबब बनता है। तो या कैसे ये कंट्रीब्यूट का माना तो मुआमिन मुमिद होना, कैसे ये मददगार हैं। तो भाई ये क्वेश्चन आंसर है। बेस्ट वे यही है कि आप इनका जो जवाब है वो ख़ुद दें अपने ज़हन के साथ, लेकिन अगर नहीं दिया जाता तो फिर आप उस्ताद या गाइड की मदद ले सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे मज़ीद। नंबर 6, डिस्क्राइब द इमेजरी वर्ड्सवर्थ यूजेस टू कंपेयर द डैफोडिल्स टू स्टॉल। बयान करें द इमेजरी लफ्ज़ी तस्वीरें। वर्ड्सवर्थ यूजेस, जो वर्ड्सवर्थ इस्तेमाल करता है टू कंपेयर द डैफोडिल्स, गुले नरगस का तकाबुल करने के लिए, टू स्टार्स, सितारों के साथ। व्हाट इफ़ेक्ट डज दिस कंपैरिजन हैव ऑन द रीडर, क्या असर ये कंपैरिजन तकाबुल हैव रखता है ऑन द रीडर, कारी पर। तो इसमें ये चीज़ जो है ना बतलानी है कि भाई कौन सी जो है ना लफ्ज़ी तस्वीरें या इमेजरी उसने इस्तेमाल की है और उसकी वजाहत करनी है। बी, चूज़ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, मुंतखब करें, चुनें मुनासिब अल्फाज एंड फ्रेजेस और मुरक्कबात। मुरक्कब होता है ये मुरक्कब नाकस इसको कहते हैं उर्दू में। फॉर इफ़ेक्टिव कंपैरिजन, मौसर तकाबुल के लिए। तो कहता है अगर लफ्ज़ वहाँ पे लगना है तो लफ्ज़, और अगर लफ्ज़ नहीं कोई फ्रेज़ लगनी है तो आप फ्रेज़, ज़ाहिर बात है एक से ज़्यादा लफ्ज़ हो तो उसको फ्रेज़ कहते हैं बशर्ते कि बात पूरी ना हो, और अगर पूरी बात हो जाएगी तो उसको क्लॉज कहते हैं। सिमिली, द बेबी स्किन, मतलब ये है कि ये मिसाल सिमिली की है, आगे नीचे पर्सोनिफिकेशन की है, हाइपरबोली की है, इमेजरी की है, ये सारी ना। द बेबी स्किन वाज एज सॉफ्ट, बच्चे की स्किन क्या कहते हैं जिल्द, वाज एज सॉफ्ट, इतनी नरम थी, एज जितनी की क्या, अरॉक चट्टान, सैंड पेपर रेत घड़ी, सिल्क रेशम, वुड लकड़ी। आपने खुद दिमाग पे बोझ डालना है कि जिल्द को, बच्चे की जिल्द को किसके साथ तशबीह दी जा सकती है, पर्सोनिफिकेशन। द विंड थ्रू द ट्रीज, हवा गुजरी दरख्तों में से, विस्परिंग सीक्रेट्स, सरगोशियाँ करते हुए मख्फी राजों की। एन, इसमें एन ये लिख दिया इन्होंने, ANN, मतलब एन लगना है, या कि डांस ये लगना है, नाचना, स्टॉप्ड रुकना, एट ये ना सेकंड फॉर्म लगाई हुई है, नाचा, हवा नाची या रुकी, या एट उसने खाया। तो अब आपने पर्सोनिफिकेशन जो है ना अमले तजसीम, इंसान का जो वसफ़ है वो किसी और को दे दें, जानदार को या बेजान को, इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। हाइपरबोली मुबालगा, आई वाज सो हंगरी, मैं बहुत भूखा था, आई कुड ईट, मैं खा सकता था। अब ये मुबालगा है ना, सैंडविच, फ्रूट फल, हॉर्स घोड़ा, वेजिटेबल सब्जी, कौन सा लफ्ज़ लगाएंगे तो मुबालगा होगा। कहते हैं ना मैं बहुत भूखा हूँ, मैं देख खा जाऊँगा, इतनी भूख लगी है मैं देख खा जाऊँगा। इमेजरी वही लफ्ज़ी तस्वीरें। द स्काई वाज पेंटेड, आसमान रंगीन था, विद ह्यूज ऑफ पिंक, रंगों के साथ, ह्यूज रंगों के साथ, ऑफ पिंक पिंक गुलाबी, एंड एज द सन सेट, जैसे सूरज जो है ना क्या कहते हैं, या जब सूरज सेट गुरूब हुआ। तो अब ग्रीन ब्लू ऑरेंज पर्पल कौन सा लगाना है भाई आपने इमेजरी के लिए कि तस्वीर, और वो प्रॉपर तस्वीर होनी भी चाहिए। मेटाफर इस्तिआरा। टाइम इज़ अ ग्रेट, वक़्त बड़ा है क्या, रिवर दरिया, स्टोन पत्थर, ट्री दरख्त, हीलर सेहत बहाल करने वाला, हीलर सेहत याब बनाने वाला। एसोनेंस द लेजी सेट ऑन अ मैट,
अब इसमें क्या कहते हैं, वावल की आवाज़ कौन सा लगाएंगे लफ्ज़, तो वावल की आवाज़ इस जुमले में जो अल्फाज हैं उनके वावल जैसी हो। वॉम, द लेजी वॉम, सुस्त, सेट ऑन अ मैट, मैट पे बैठा, सुस्त क्या, वॉम कीड़ा, बस, कैट बिल्ली, माउस चूहा। इसमें देख लें, लेजी, सेट, मैट, क्या लगाएंगे इसमें, एलिट्रेशन, शुरू के जो आवाज़ होती है हरफ सही कॉन्सोनेंट उसका तकरार। द कोल्ड, क्रिस्प, स्नो, सरद, क्रिस्प, ये क्या कहते हैं इसको, करारा, करारी चीज़। स्नो, बर्फ़, क्रंच्ड अंडर फुट, पाँव के नीचे चुरमुराई। होता है ना, आप किसी चीज़ के ऊपर पाँव देते हैं तो वो आवाज़ आती है, उसको चुरमुराना कहते हैं। अब यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ लगाएंगे कि कोल्ड, क्रिस्प, आबादी मुनसम एक जैसी हो, कलरफुल रंगीन, क्लीन साफ, वाइट खामोश, मेल्टिंग बहने वाले। तो भाई आपने ये सारा काम करना है। यूफेमिज्म एंड ऑक्सीमोरन। यूफेमिज्म का मतलब होता है मुलायम अल्फाज या मुनासिब अल्फाज। आप जो बात कर रहे हैं आपके अल्फाज उससे मुनासबत रखते हों। और ऑक्सीमोरन का मतलब होता है इत्माई ज़िद्दैन, दो मुतज़ाद मानी वाले अल्फाज को एक कलाम में जमा कर दें, उसको ऑक्सीमोरन कहते हैं। अब यूफेमिज्म, ये नीचे डेफिनेशन है, यूफेमिज्म इज़ अ माइल्ड और एन इनडायरेक्ट वर्ड। यूफेमिज्म होता है ना, कोई बात है, एक एक मुनासिब लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें, एक एक आप ऐसा लफ्ज़ जो सख्त लफ्ज़ होते हैं, ये क्या है तो माइल्ड नरम या इनडायरेक्ट वर्ड बिल वास्ता लफ्ज़, और एन एक्सप्रेशन या कोई इजहार, सब्सटीट्यूटेड फॉर वन, जो उस चीज़ के मुतबादल होता है, कंसीडर्ड टू बी टू हार्श, जिसको समझा जाता है बहुत सख्त, और ब्लंट या तेज़, व्हेन रेफरिंग टू समथिंग, जब इशारा कर रहा हो बंदा किसी चीज़ की तरफ, अनप्लेजेंट जो नाखुशगवार है, और एम्बेरसिंग या फिर परेशान कौन है। अब ये नीचे मिसालें आप देखें, एग्जाम्पल्स इन जनरल लिटरेचर, मिसालें आम अदब में, पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ डाइड, मर गया, पास अवे गुजर गया। अब हमारे यहाँ भी ना कदाए लाए से वफात पा गया, ये नहीं हम कहते यानी बंदा मर गया जी। लेट गो इंस्टेड ऑफ फायर्ड, जाने दो, जाने देना, इंस्टेड ऑफ फायर्ड चलाना। सीनियर सिटीजन इंस्टेड ऑफ ओल्ड पर्सन। अब एक आप कहें सीनियर शहरी है जी, बड़ा शहरी है, हाँ सीनियर। अब ओल्ड पर्सन पुराना बंदा, बुढ़ा बंदा है। अब तो ये अल्फाज हैं यूफेमिज्म। यूजेज एंड इफेक्ट, अब इसका क्या पर्पज़ है। यूफेमिज्म्स आर यूज, इनका इस्तेमाल किया जाता है मुनासिब अल्फाज का या मुलायम अल्फाज का, टू सॉफ्टन द इम्पैक्ट ऑफ अनप्लेजेंट इंफॉर्मेशन, नरम करने के लिए द इम्पैक्ट असर किसका, ऑफ अनप्लेजेंट नाखुशगवार इंफॉर्मेशन तालीम का, मतलब कोई खबर का, और टू अवॉइड ऑफेंडिंग और अपसेटिंग द आइडियाज, बचने के लिए किससे, ऑफेंड भरम करना, नाराज़ करना, और अपसेट या परेशान करना किसको, द ऑडियंस, सामीन को, सुनने वालों को। इफेक्ट, दे मेक कम्युनिकेशन मोर पोलाइट, ये जो यूफेमिज्म्स या क्या कहते हैं या मुलायम अल्फाज हैं, ये बना देते हैं राब्ते को मोर पोलाइट, ज़्यादा शाइस्ता, एंड कैन हेल्प, और मदद कर सकते हैं, टू मिटिगेट, कम करने में क्या, इमोशनल रिस्पॉन्स, जज्बाती जवाबात। ऑक्सीमोरन, इत्माई ज़िद्दैन, एन ऑक्सीमोरन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, ये कलाम की एक सनत है। सनत कहते हैं वो ख़ास अंदाज जिसको इस्तेमाल किया जाता है बात करने के लिए। फिगर ऑफ स्पीच उसको कहते हैं, दैट कंबाइंस, जो इकट्ठा कर देती है, कंट्राडिक्टरी वर्ड्स, मुतज़ाद अल्फाज को, विद अपोजिट मीनिंग, जो मुखालिफ मानी वाले हैं। लाइक जैसा कि ओल्ड न्यूज़, पुरानी न्यूज़, जिद्दतें, ठीक है, पुरानी जिद्दतें। अब इसमें देख लें ओल्ड, पुराना, न्यू, नया, इनको इकट्ठा कर दिया। एग्जाम्पल इन जनरल लिटरेचर, बिटर स्वीट्स, तलख शीरीं बातें, स्वीट्स। डीफनिंग साइलेंस, बहरा करने वाली, साइलेंस खामोशी, अब खामोशी में आवाज़ नहीं होती लेकिन बहरा करने वाली। जम्बो शरीम, बहुत बड़ा, देव है कल क्या, शरीम थिगना आदमी।
बहुत बड़ा ठिकना आदमी। तो ये ऑक्सीमोरन है। यूजेज एंड इफेक्ट पर्पस, ऑक्सीमोरन इज यूज, इसका इस्तेमाल किया जाता है टू क्रिएट ड्रामेटिक इफेक्ट्स, पैदा करने के लिए ड्रामाई असरात, हाईलाइट कम्प्लेक्सिटी, पेचीदगियों को हाईलाइट नुमायां करने के लिए, कम्प्लेक्सिटीज पेचीदगियाँ, और कन्वे डीपर मीनिंग, या पहुंचाने के लिए गहरा मतलब, थ्रू कंट्रास्ट तजाद के जरिए। इफेक्ट, दे प्रोवोक थॉट, ये क्या कहते हैं, प्रोवोक उभारते हैं थॉट ख्याल को, एंड कैन एम्फसाइज द मल्टीफेस्टेड नेचर, और ये जोर देते हैं कई रुख वाली नेचर जो तबीयत होती है ऑफ सर्टेन कंसेप्ट, मखसूस तस्वुरात और सिचुएशन या सूरतें या अहवाल की, यानी उसके जो कई मुख्तलिफ और पहलू होते हैं ना मुतज़ाद किस्म के एक चीज़ के, तो ये ऑक्सीमोरन से वो मुतज़ाद पहलू सारे सामने आ जाते हैं। यूफेमिज्म इन कॉन्टेक्स्ट, अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये है, आया ये वाली जो हमने बातें पढ़ी हैं यूफेमिज्म एंड ऑक्सीमोरन, इसका इस्तेमाल नज़म के अंदर होगा या कि नहीं। मैंने आपको पहले बताया शुरू में कि भाई ये सारी चीज़ें, ये इतना ज़्यादा जो लिखा हुआ है, ये बड़े माहिरीन ने लिखा है, बड़ी मेहनत के साथ लिखा है। ये सारे बताने का मकसद ये है कि तालिब इल्म जो इस लेवल में, उसका ज़हन ज़ुबान को पढ़ने के हवाले से, ज़ुबान दानी के हवाले से वसी हो जाए, खुल जाए मुख्तलिफ पहलू। और अगर हम शॉर्ट पढ़े, क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, समरियाँ याद कर ली, तो भाई फिर इसलिए जो तालिब पढ़े लिखे ऐसे लोग होते हैं, फिर आगे इल्म उनके गुफ्तगू से और उनके अमल से नज़र नहीं आता। यूफेमिज्म इन कॉन्टेक्स्ट, अब कहते हैं द पोएम डैफोडिल डज नॉट कंटेन यूफेमिज्म, नज़म डैफोडिल डज नॉट कंटेन, ये मुश्तमिल नहीं है यूफेमिज्म मुनासिब अल्फाज पे, बिकॉज क्योंकि वर्ड्सवर्थ लैंग्वेज, वर्ड्सवर्थ की ज़ुबान इज है डायरेक्ट बराह रास्त एंड फोकस्ड ऑन द ब्यूटी एंड इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द नेचुरल, और उसने तवज्जो मरकूज़ की है खूबसूरती और जज्बाती असर ऑफ द नेचुरल सीन, कुदरती जो मंजर है उसका। तो देयर इज़ नो नीड, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है टू सॉफ्टन, नरम करने की, और इनडायरेक्ट रेफरेंस या बिलवासा रेफरेंस वाले की, रेफरेंस ऑफ एनी हार्श और अनकंफर्टेबल टॉपिक। हाँ मैं कहता टू लगेगा, रेफरेंस हवाला टू एनी हार्श, किसी सख्त और अनकंफर्टेबल या नापसंदीदा टॉपिक मज़ामीन की तरफ। तो यहाँ पे इसमें नहीं है ऑक्सीमोरन इन कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें जो क्या कहते हैं, ये नज़म हमने पढ़ी है, इसमें कहीं साको सबाक में कोई है ऑक्सीमोरन। द पोएम डज नॉट यूज ऑक्सीमोरन बिकॉज वर्ड्सवर्थ एम्स, इस वर्ड्सवर्थ का मकसद है, एम्स वर्ब है, टू क्रिएट पैदा करना, हारमोनियस हम आहंग एंड अपलिफ्टिंग इमेज, और आला तस्वीर ऑफ नेचर, कुदरत की। तो अभी उसको आला तौर पे पेश करना है ना, तो अगर ऐसे करेंगे तो फिर वो मकसद फौत हो जाएगा। द यूज़ ऑफ कंट्राडिक्टरी टर्म्स, इस्तेमाल मुतज़ाद इस्तिलाहात का, और कन्फ्लिक्ट, ये चीज़ टकराएगी विद द पोएम्स टोन, नज़म के लहजे, एंड पर्पज और मकसद के साथ, विच इज़ जो कि है टू सेलिब्रेट द ब्यूटी, खूबसूरती को बनाना या उजागर करना, एंड जॉय और खुशी को फाउंड इन द नेचुरल वर्ल्ड, जो कि ढूंढी गई इन द नेचुरल वर्ल्ड, कुदरती दुनिया में। कंपाउंड सॉरी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर सी, डिस्कस वाई वर्ड्सवर्थ हैज़ चूजन, बताएं क्यों वर्ड्सवर्थ ने इंतखाब किया सर्टेन फिगर्स ऑफ स्पीच, मुख्तलिफ या मखसूस सनाए व बदाए का, ये उसका तर्जुमा फिगर ऑफ स्पीच का, फॉर अदर्स बमुकाबला दूसरों के, इन डैफोडिल्स, यानी उसने जो फिगर ऑफ स्पीच आपने पीछे देखे हैं उसने वही क्यों इस्तेमाल किए, उसके अलावा और भी हैं उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। जैसे यहाँ पे यूफेमिज्म है, ये ऑक्सीमोरन अभी आपने पढ़ा, उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो ये आपने बताना है। एक्सप्लोर, दरियाफ्त करें, हाउ द यूज़ ऑफ यूफेमिज्म, कैसे यूफेमिज्म का इस्तेमाल मुनासिब अल्फाज का और ऑक्सीमोरन का वुड चेंज, ये चीज़ तब्दील क्या कहते हैं इसने कर दिया द टोन और इम्पैक्ट ऑफ द पोएम, नज़म का असर और टोन लहजा
नंबर 3, हाउ कैन ऑक्सीमोरन एड डेप्थ टू अ पोएम, कैसे ऑक्सीमोरन मुतज़ाद अल्फाज एड डेप्थ गहराई क्या कहते हैं जमा करते हैं टू अ पोएम नज़म नज़म में, यानी नज़म में गहरा जो है ना माना इसमें वो डाल देते हैं। एंड वाई आर दे एबसेंट, और क्यों ये मौजूद नहीं है इन डैफोडिल्स, डैफोडिल में, इस नज़म में। वाई डज अ पोएट चूज, क्यों एक शायर इंतखाब करता है टू यूज़, इस्तेमाल करना, नॉट यूज़ यूफेमिज्म इन देयर वर्क, अपने काम में। तो भाई इसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है और इसका जवाब आपने देना है। कंपाउंड प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन और फ्रेजेस है, ये चंद अल्फाज होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ। प्रपोजिशन का तो पता है, प्रपोजिशन जो जोड़ने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, दो अल्फाज को क्या कहते हैं, नाउन को वर्ब के साथ जोड़ने के लिए, ताल्लुक बताने के लिए, तो उनको प्रपोजिशन कहा जाता है। ताल्लुक बताते हैं ना, एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है, जोड़ना सिर्फ नहीं है, ताल्लुक। कंपाउंड प्रपोजिशन और फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन वर्ड, ये मुश्तमिल होते हैं एक ज़्यादा अल्फाज पे, दैट फंक्शन टुगेदर, ये अमल करते हैं इकट्ठा, एज ए सिंगल प्रपोजिशन, सिंगल प्रपोजिशन के तौर पे। दे ऑफन इंक्लूड वर्ड्स लाइक, ये अक्सर शामिल होते हैं चंद अल्फाज पे, लाइक जैसा कि इन है, ऑन है, एट है, फॉर है, ऑफ है, विद है, कंबाइंड विद एन अदर वर्ड, और मिले होते हैं एक दूसरे लफ्ज़ और अफ्रेज या फ्रेज के साथ। ये नीचे मिसालें आ रही हैं आपको, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स मिसालें एंड यूसेज और इस्तेमाल। अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे टू लगा हुआ है, ड्यू टू लगा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ लगा हुआ है, ऑन बिहाफ ऑफ लगा हुआ है, इन एडिशन टू लगा हुआ है, और इन स्पाइट ऑफ लगा हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, दिस मीन इसका मतलब होता है एज स्टेटेड बाय, जैसा कि बयान किया गया किसी के, उसके मुताबिक। एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द टीचर, उस्ताद के मुताबिक, द टेस्ट विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक, इम्तिहान होगा नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। ड्यू टू, दिस मीन्स इसका मतलब है बिकॉज ऑफ, की वजह से। एग्जाम्पल, द मैच वाज कैंसल्ड, मैच मुलतवी किया गया, कैंसिल किया गया, मनसूख किया गया, मुलतवी नहीं मनसूख किया गया, ड्यू टू द हैवी रेन, ज़्यादा बारिश की वजह से। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। दिस मीन्स इसका मतलब है बिफोर और अहेड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बिफोर और अहेड। एग्जाम्पल, द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, कार को खड़ा किया गया इन फ्रंट ऑफ द हाउस, कार के सामने। नंबर 4, ऑन बिहाफ ऑफ, की तरफ से। दिस मीन्स इसका मतलब है रिप्रेजेंटिंग समवन, किसी की नुमाइंदगी करते हुए। एग्जाम्पल, शी एक्सेप्टेड द अवार्ड, उसने अवार्ड कबूल कर लिया, ऑन बिहाफ ऑफ हर टीम, अपनी टीम की तरफ से। इन एडिशन टू, अलावा अज़ीं। दिस मीन इसका मतलब है अलॉन्ग विद, इसके साथ साथ। इन एडिशन टू स्टडीज, अपने पढ़ाई के साथ साथ ही आल्सो प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल भी खेलता है। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। दिस मीन इसका मतलब है डिस्पाइट। एग्जाम्पल, इन स्पाइट ऑफ द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के बावजूद, दे वेंट फॉर अ वॉक, वो चले गए फॉर अ वॉक, सैर के लिए। डी, रीड ईच सेंटेंस एंड अंडरलाइन द कंपाउंड प्रपोजिशन, पढ़ें हर जुमला और खत खींचें, अंडरलाइन द कंपाउंड प्रपोजिशन, कंपाउंड जो मरकब प्रपोजिशन, मरकब हरफ जार है, महरूफ जार हैं, उनको। अब इसमें जो है ना मैं पढ़ देता हूँ, आपने खुद जो है ना वो बताना है। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, शेड्यूल के मुताबिक, द मीटिंग स्टार्ट्स, मीटिंग जो है ना ये आगाज़ होता है, मीटिंग का आगाज़ होता है एट 10 AM, सुबह 10 बजे। द पार्क इज़ लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द लाइब्रेरी, जो पार्क है वो वाक़या है इन फ्रंट ऑफ द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के सामने। शी अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑन बिहाफ ऑफ हर मैनेजर, उसने कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की अपने मैनेजर की तरफ से। वी वर लेट, हमें देर हो गई, फॉर द स्कूल, स्कूल से, ड्यू टू द हैवी रेन, ज़्यादा बारिश की वजह से। इन एडिशन टू इस एकेडमिक वर्क, अपने तालीमी वर्क के साथ साथ ही पार्टिसिपेट्स इन स्पोर्ट्स, वो खेलों में भी हिस्सा लेता है। इन स्पाइट ऑफ द रेन, बारिश के बावजूद, द मैच कंटिन्यूड, मैच जारी रहा। ई, यूज द गिवन कंपाउंड प्रपोजिशन टू क्रिएट योर ओन सेंटेंस, इस्तेमाल करें दिए हुए कंपाउंड मरकब हरफ जारा पैदा करने के लिए अपने जुमले। अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, भाई जुमले आपने खुद बनाने। ऑन बिहाफ ऑफ, ड्यू टू, अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, मैं दोबारा बोल देता हूँ, इन फ्रंट ऑफ के सामने, ऑन बिहाफ ऑफ की तरफ से, ड्यू टू की वजह से, इन एडिशन टू साथ साथ, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। प्रपोजिशनल फ्रेजेस,
अ prepositional phrase consist of a preposition. prepositional phrase मुश्तमिल होती है एक preposition पे followed by a noun, जिसके बाद एक noun होता है, a pronoun एक pronoun और a noun phrase या noun phrase होती है which provide additional information, जो कि मुहैया करती है इजाफी मालूमात अबाउट द टाइम, वक़्त, लोकेशन, जगह, डायरेक्शन, समत, कॉज, सबब, मैनर, अंदाज और कंडीशन या शर्त के मुतालिक। तो मतलब ये है कि प्रेपोजिशनल जो क्या कहते हैं फ्रेज होती है, इसकी जो शक्ल है प्रेपोजिशन के साथ या तो नाउन आ जाएगा या प्रोनाउन आ जाएगा या फिर नाउन फ्रेज आ जाएगी और फिर वो फंक्शन ये करेगी। कौन सा? ये नीचे। अब स्ट्रक्चर उसका ये ऐसे होगा, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, यानी प्रेपोजिशन के बाद जो चीज़ उसको ऑब्जेक्ट ही कहा जाता है। एग्जांपल टाइम के वाले से ये देख लें, वी शुड डिस्कस द प्लान, हमें मनसूबा डिस्कस करना चाहिए बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले। अब बिफोर ये प्रेपोजिशन है, द मीटिंग नाउन के साथ आ गई, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है बिफोर द मीटिंग। ड्यूरिंग, शी लाइक्स टू ट्रेवल ड्यूरिंग द समर, वो पसंद करती है सफ़र करना मौसम सरमा के दौरान। अब इसमें ड्यूरिंग द समर, लोकेशन जगह बताने के लिए इन और ऑन आता है। दे हैड अ पिकनिक इन द पार्क, उन्होंने पिकनिक मनाई इन द पार्क, पार्क में। दे कीज आर ऑन द टेबल, चाबियां हैं ऑन द टेबल, मेज पर। डायरेक्शन, टू ही वेंट टू द स्टोर, वो स्टोर में गया। टुवर्ड्स, दे वॉक टुवर्ड्स माउंटेन, वो पहाड़ की तरफ चले। अब इसमें टुवर्ड्स माउंटेन, काज बिकॉज ऑफ द गेम वाज पोस्टपोन, खेल को मौखर किया गया बिकॉज ऑफ द रेन, बारिश की वजह से। ड्यू टू ही वाज एब्सेंट, वो गैर हाजिर था ड्यू टू हिज इलनेस, अपनी बीमारी की वजह से। मैनर, विद अ स्माइल, अब ये देखें विद अ स्माइल, तो इसमें शी ग्रीटेड हिम, उसने उसका इस्तेमाल किया विद अ स्माइल, मुस्कुराहट के साथ। विद प्रेपोजिशन है, अ स्माइल नाउन लगा है। बाई हैंड, द इन्विटेशन वाज डिलीवर्ड, दावतनामा दिया गया बाई हैंड, बजाते खुद। कंडीशन, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ फायर, आग की सूरत में। यूज द एमरजेंसी एग्जिट, एमरजेंसी निकलने का रास्ता इस्तेमाल करें। इन द इवेंट ऑफ की सूरत में, इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी की सूरत में। कॉल 11 12, 11 बाई पे कॉल करें। यूज इन सेंटेंसेस। एडजेक्टिव फ्रेज, अब इसमें ये कहते हैं दीज प्रेपोजिशनल फ्रेज डिस्क्राइब नाउन, ये जो एडजेक्टिव फ्रेज है ना, ये अगर नाउन के साथ आ जाए तो इनको एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, क्योंकि ये नाउन की वजाहत कर रहे होते हैं, ये बयान करती हैं नाउन को। द बुक ऑन द शेल्फ इज इंटरेस्टिंग, द बुक ये नाउन है, ऑन द शेल्फ ये क्या कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो ये नाउन के साथ आ गई है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन का वस्फ बयान कर रही है। ये इंटरेस्टिंग है, मेज पर जो बुक है वो दिलचस्प है। द बॉय विद द रेड हैट, लड़का सुर्ख टोपी वाला, इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। एडवर्ब फ्रेज, अब यही ये प्रेपोजिशन नाउन के साथ जब आ जाए, वर्ब के बाद आ जाए तो ये एडवर्ब फ्रेज बन जाती है। ये देखना, दीज प्रेपोजिशनल फ्रेजेस डिस्क्राइब वर्ब्स, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब, मतलब एडवर्ब तो वही होता है ना, तो इनको एडवर्ब फ्रेज कहते हैं ना, क्योंकि एडवर्ब होता है जो वर्ब की वजाहत कर रहा होता है या एडजेक्टिव की वजाहत कर रहा होता है, ये दूसरे एडवर्ब की। अब क्योंकि ये एडवर्ब फ्रेज है तो लिहाजा जाहिर बात है ये तो या वर्ब के बाद आएंगे या एडवर्ब के बाद आएंगे या एडजेक्टिव के बाद आ जाएंगे। तो शी सेंग विद जॉय, उसने गाया खुश मज़े के साथ, जॉय लुत्फ के साथ। अब सेंग वर्ब है, उसके बाद ये आ गया विद प्रेपोजिशन है, जॉय नाउन है। ही अराइव्ड आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद वो पहुंचा। कॉमन एरर्स, अब इसमें वो आम गलतियां बता रहा है कि अमूमन जो गलतियां की जाती हैं। नंबर 1, मिसप्लेस्ड प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज की गलत जगह। अब इसमें ये होता है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो ताल्लुक जिसका बयान करना है, जिसके बाद हम उसको उससे हटा देते हैं, अलग कर देते हैं, तो ये गलती है। इंश्योर द प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये चेक करें कि प्रेपोजिशनल फ्रेज शुड भी होनी चाहिए क्वाइट क्लोज, बिल्कुल करीब, टू द वर्ड, उस लफ्ज़ के, इट मॉडिफाइज, जिसकी ये वजाहत करती है, टू अवॉइड कन्फ्यूजन, परेशानी से बचने के लिए। अब ये देखें इनकरेक्ट, शी फाउंड द बुक, उसने वो किताब पाली, इन द पार्क, पार्क में, दैट आई हैड लॉस्ट, जो मैंने खोई थी। अभी दैट आई हैड लॉस्ट इसका ताल्लुक जो है ना बुक के साथ है। अब तर्जुमा आम कोई बंदा ये करेगा उस पार्क में जिसको मैंने पार्क में मैंने खो दिया था, करेक्ट है। शी फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट इन द पार्क। ओवर यूज या ज़्यादा इस्तेमाल,
ये भी किया जाता है, खाम खा की प्रेपोजिशन लगाई जा रहे हो, लगाई जा रहे हो। अवॉइड ओवरलोडिंग सेंटेंसेस, भरमार, ज़्यादा भरमार जुमलों में, इससे बचें, अवॉइड, बचें। विद, ज़्यादा बोझ डालना जुमलों पे, विद टू मैनी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, बहुत ज़्यादा प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के साथ बोझ डालना, इससे बचें। एज इट कैन मेक द सेंटेंस कम्बरसम, क्योंकि ये बना सकता है जुमले को कम्बरसम, बोझल, कम्बरसम, भारी, कम्बरसम। ही वेंट टू द स्टोर, वो स्टोर में गया। कॉर्नर, ऑन द कॉर्नर, कॉर्नर पे। नियर द पार्क, पार्क के साथ। विद द बिग फाउंटेन, बड़े फुहारे वाला जो है। इम्प्रूव, इसमें बेहतरी यह है कि ही वेंट टू द स्टोर नियर द पार्क विद द बिग फाउंटेन, और कॉर्नर शॉर्नर को निकाल दिया। एफ, रीड ईच सेंटेंस एंड अंडरलाइन द प्रेपोजिशनल फ्रेज, हर जुमला पढ़ें और अंडरलाइन करें प्रेपोजिशनल फ्रेज को। फिर राइट, लिखें। पहले ये बताएं ना कि ये प्रेपोजिशन है और साथ नाउन लगा हुआ, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये तो ठीक है। फिर आगे अगर नाउन के बाद है तो फिर जाहिर बात एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी, और अगर नाउन के बाद नहीं है तो फिर एडवर्ब फ्रेज। राइट लिखें, वेदर इट इज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज और एन एडवर्ब फ्रेज। द बुक ऑन द शेल्फ इज माइन, अब इसमें देख लें, बुक ऑन द शेल्फ, ये तो क्या कहते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ऑन प्रेपोजिशन है, द शेल्फ नाउन है। ओके, अब ये नाउन के बाद आ गया ना, तो इसमें आप कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन के बाद आ गया। बाकी आपने खुद हल करना भाई, दिमाग में वही डाल के। शी रिसाइटेड विद ग्रेस, अब इसमें मैं एक और बता देता हूँ, रिसाइट वर्ब है, उसने पढ़ा विद ग्रेस, खूबसूरती से। रिसाइट तिलावत करना, शी, उस लड़की ने। अब वर्ब के बाद आ गया विद ग्रेस, विद प्रपोजिशन है, ग्रेस नाउन के साथ, तो ये एडवर्ब फ्रेज है। दे ट्रेवल टू द माउंटेन, उन्होंने सफर किया पहाड़ों की तरफ। द कैट अंडर द टेबल, मेज के नीचे। बिल्ली इज स्लीपिंग, सो रही है। ही अराइव्ड आफ्टर डिनर, खाने, शाम के खाने के बाद वो पहुंचा। द पेंटिंग ऑन द वॉल, दीवार पे पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, खूबसूरत है। यूज द गिवन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, नीचे दिए हुए प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो हैं उनको इस्तेमाल करें टू क्रिएट योर ऑन सेंटेंसेस। इन द मॉर्निंग, शाम को। अंडर द बेड, बेड के नीचे। विद अ स्माइल, मुस्कुराहट से। आफ्टर द गेम, गेम के बाद। ऑन द रूफ, छत पे। औरल कम्युनिकेशन स्किल्स, जुबानी कम्युनिकेशन के महारतें हैं। अराइवल ऑफ द मूनसून, मूनसून, मानसून जो है ये जो बारिश होती है हमारे यहाँ उसकी आमद। अब उसके ऊपर ये नज़म जो है ना ये लिखी हुई है, अलाइव, अलाइव, एवरीथिंग इज अलाइव अगेन, जिंदा, अलाइव, जिंदा, हाँ जा, एवरीथिंग इज, हर चीज़ जिंदा है, अगेन, दोबारा। सेवर द रेन्स कूलनेस ऑन लिप्स एंड आइस, लुत्फ़अंदोज़ हो वो, मज़ा उठाओ बारिश की, ठंडक का मज़ा उठाओ, ऑन लिप्स, होंठों, एंड आइज, और आंखों पे। हाउ मैडली द इलेक्ट्रिक वायर इज स्विंगिंग, कैसे क्या कहते हैं, मैड, पागल होता है ना, पागलपन से बिजली की तार स्विंगिंग, झूल रही है। मानसून की बारिश होती है ना भाई, हवा आती है तो तारें शारें हमारे बाहर सारी लगी होती हैं भाई, झूलती हैं वो। फ्रॉम ब्राउन वाटर्स एडिंग अराउंड देयर हूब्स, और क्या कहते हैं, भूरे ब्राउन वाटर्स, पानियों से। एडिंग क्या कहते हैं, भंवर बनना, चक्कर बनना। अराउंड देयर हूब्स, उनके पैरों के इर्द गिर्द पानी का चक्कर बन रहा है। ठीक है, फ्रॉम ब्राउन वाटर्स एडिंग, बल्कि यूं तर्जमा कर लें, फ्रॉम ब्राउन वाटर्स, ब्राउन पानियों से। एडिंग अराउंड देयर, जो पानी चक्कर बना रहे हैं। अराउंड देयर हूव्स, उनके खुरों के इर्द गिर्द। द ड्रेंचड ट्रीज राइज एंड शेक देमसेल्फ, पानी में शराबूर दरख्त हैं उन पानियों से राइज उठते हैं, एंड शेक देमसेल्फ, और अपने आप को हिलाते हैं। एंड समर एंड्स इन अ फ्लरी ऑफ ड्रॉप्स, और मौसमी गर्मा ख़त्म हो जाता है इन अ फ्लरी ऑफ ड्रॉप्स, कतरों के इज़्तिराब या शिद्दत में। नीचे लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट, ये इक्तिबास, लास्ट 6 लाइन्स। तौफीक रफत, रिस्पॉन्ड टू द टेक्स्ट थ्रू ओरल डिस्कशन, कहते हैं ये जो टेक्स्ट है इसको रिस्पॉन्ड करें ज़ुबानी डिस्कशन, गुफ्तगू के ज़रिए। टीचर शुड डू द मॉडल रिसाइटेशन, टीचर को करनी चाहिए मॉडल नमूने की रिसाइटेशन, पढ़ना। ये नहीं वो पढ़े कि कैसे इसको पढ़ना है। इनकरेज 2 to 3 स्टूडेंट्स, 2 या 3 तलबा को उभारे वो टू डू द रिसाइटेशन करने के लिए भी पढ़ें। होता है ना, मैं इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, ये छोटे जुमले पढ़ने नहीं आते, फिर नज़म पढ़नी तो बिल्कुल ही नहीं आती,
डिवाइड द क्लास इनटू स्मॉल, क्योंकि इसको पढ़ने का अंदाज है। अभी ये तो मैंने तर्जुमा करते हुए कर दिया, अदरवाइज ऐसा नहीं है जैसे मैंने पढ़ा है, अलाइव अलाइव एवरीथिंग इज अलाइव अगेन, सेवर द रेन कूलनेस ऑन लिप्स एंड आइज, ऐसे मतलब रवानगी के साथ पढ़ना आता है। डिवाइड द क्लास इनटू स्मॉल ग्रुप्स, तकसीम करें क्लास को छोटे ग्रुपों में, टू डिस्कस द स्टैंजा, इस बंद को डिस्कस करने के लिए, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और मुंदरजा दिल सवालात का जवाब देने के लिए। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द स्टैंजा, इस स्टैंजे का बुनियादी जो आइडिया मरकज़ी ख्याल वो क्या है। व्हाट सपोर्टिंग डिटेल्स, और क्या मुआविन तफसीलात और इमेजरी लफ्ज़ी तस्वीरें हैव बीन यूज, इस्तेमाल की गई हैं। प्रेजेंट यूर ग्रुप्स फाइंडिंग, और अपने ग्रुप की जो मालूमात है उनको पेश करें टू द क्लास को। तो नंबर 5, पार्टिसिपेट इन अ होल क्लास डिस्कशन बेस्ड ऑन द ग्रुप्स प्रेजेंटेशन, हिस्सा लें पूरी क्लास के डिस्कशन में बेस्ड जिसकी बुनियाद हो ग्रुप डिस्कशन प्रेजेंटेशन, ग्रुप की प्रेजेंटेशन पे राइटिंग स्किल, पैराफ्रेजिंग। अब पैराफ्रेजिंग ये होता है किसी भी चीज़ को आप अपने अल्फाज में लिखें, सिंपल, आपको पीछे और असबाक में भी मैंने वजाहत की है। पैराफ्रेजिंग इन्वॉल्व्स, ये शामिल है री राइटिंग, दोबारा लिखना, पोएट्स एक्सप्रेशंस, पोएट के तसव्वुरात और आइडियाज़ या ख्यालात को इन वन्स ऑन वर्ड, अपने अल्फाज में, विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल मीनिंग्स, बगैर तब्दील करने के ओरिजिनल असली मीनिंग्स मानी, यानी जो शायरी है ना उसको अपने अल्फाज में लिखना, भाई ये पैराफ्रेज है। ईच स्टैंजा शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड, हर बंद को मुंतकिल करना चाहिए इनटू प्रोज, नसर में इनटू प्रोज फॉर्म, वाइल मेंटेनिंग, नसर की शक्ल में, वाइल मेंटेनिंग जबकि बरकरार रखते हुए, द सेम लेंथ, सेम लंबाई, यकसान लंबाई, एज द गोल इज, क्योंकि मकसद है टू रीफ्रेज विदाउट एडिंग अननेसेसरी डिटेल, क्योंकि इसका मकसद है अपने अल्फाज में लिखना, रीफ्रेज विदाउट क्या कहते हैं, एडिंग अननेसेसरी डिटेल, बग़ैर इजाफा करने के गैर ज़रूरी तफसीलात। ये इधर है रीफ्रेज और ऊपर पैराफ्रेज। पैराफ्रेज और रीफ्रेज ये असल में फ्रेज है ना। पैराफ्रेज का मतलब ये होता है किसी इबारत को अपने लफ्ज़ों में अदा करना, और रीफ्रेज का मतलब दोबारा अल्फाज में अदा करना है, रीफ्रेज। दिस टेक्निक हेल्प्स, ये तरीक़ाकार मदद करता है टू इंश्योर कम्प्रीहेंशन, यकीन यानी किस चीज़ की, कम्प्रीहेंशन समझ की, एंड रिटेंशन ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल, और असल जो मटेरियल है ओरिजिनल उसकी रिटेंशन, बाकी रखना, बरकरार रखना, उसकी यकीन दहानी। यानी अगर आप पैराफ्रेजिंग में ये तरीका अपनाते हैं कि नज़म को आप अपने अल्फाज में बयान कर देते हैं और उतने ही उसमें कमी बेशी नहीं करते, तो फिर जो है ना ये ठीक है। असल जो माना है मतलब है वो फौत नहीं होता, और आप अपनी तरफ से कोई चीज़ें ऐड नहीं करते। इसलिए आप देखेंगे कई किताबों में ये जो शायरी होती है साथ उसके पैराफ्रेज लिखा होता है सिंपल अल्फाज में, और उसकी जो तशरीह होती है, एक्सप्लेनेशन, वो सेपरेट होती है। एग्जांपल अब ये देखें, आपने नज़म पढ़ी हुई है, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। अब इसका पैराफ्रेज ये देखें, इन दिस स्टैंजा द स्पीकर डिस्क्राइब्स, इस बंद में, स्टैंजा बंद में स्पीकर डिस्क्राइब्स बयान करता है, द फीलिंग्स ऑफ बीइंग अलोन, बीइंग अलोन तन्हा होना, तन्हा होने के फीलिंग्स, एहसासात, जज्बात, कंपेयरिंग हिमसेल्फ, अपना तकाबुल करते हुए, टू अ क्लाउड, एक बादल से, ड्रिफ्टिंग हाई, जो ऊपर तैर रहा है, अबव वैलीज, हाई बुलंदी पे, अबव वैलीज वादियों एंड हिल्स, पहाड़ियों के ऊपर बुलंदी पर वो तैर रहा है, वाइल वांडरिंग, और चक्कर लगाने के दौरान, वांडर इधर उधर घूमना फिरना, ये सडनली इनकाउंटर, अचानक उसका सामना होता है, लार्ज ग्रुप ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, एक बड़े ग्रोह ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरी गुले नरगस, सुनहरी गुले नरगस के बड़े ग्रोह से उसका इनकाउंटर होता है, सामने होता है। दीज फ्लावर्स आर ग्रोइंग, ये फूल उगे हुए नियर लेक, एक झील के करीब, एंड अंडर द ट्रीज, दरख्तों के नीचे, मूविंग ग्रेसफुली, हरकत कर रहे हैं खूबसूरती से, जयफुली, और मज़े से, इन द ब्रेज, बादे नसीब में, ऐसा चलने वाली हवा में। पैराफ्रेज द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, वो कहता है जो आखिरी स्टैंजा है ना नज़म का, आप उसका पैराफ्रेज यानी अपने अल्फाज में खुद बयान करें, भाई प्रैक्टिस करें,
आप करेंगे तो आपको आएगा। आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज एंड थीम्स विद इन द स्टैंजा, शनाख्त करें बुनियादी ख्यालात और थीम्स जो मौज़ूआत हैं उनके विद इन द स्टैंजा, उससे बंद में। री राइट द स्टैंजा यूजिंग सिंपल लैंग्वेज, दोबारा लिखें उसी बंद को इस्तेमाल करते हुए सादा ज़ुबान। एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, और सादा जुमले का जो स्ट्रक्चर ढांचा है वो भी सादा होना चाहिए। इंश्योर दैट, यकीन दहानी करिए इस बात की, द पैराफ्रेज कन्वेज, जो अपने अल्फाज में लिखी हुई इबारत है, पैराफ्रेज है, कन्वेज वो पहुंचा रही है, पहुंचाती है, द सेम मैसेज, वही यकसां पैगाम, एज डज द ओरिजिनल स्टैंजा, जैसा कि करता है या पहुंचाता है द ओरिजिनल, असल जो स्टैंजा बंद है। यानी जो बात असल बंद से समझ आ रही है वही आपकी पैराफ्रेज से समझ है। अब ये ना हो कि आपने पैराफ्रेज लिखी है वो कुछ और उधर समझ आ रही है और जो असल नज़म है वो कुछ और है। समरी राइटिंग, अ समरी इज द कंसाइज वर्जन ऑफ एन ओरल विजुअल और रिटन टेक्स्ट। समरी क्या होती है? इख्तिसार, ये होता है मुख्तसर वर्जन शक्ल ऑफ एन ओरल ज़ुबानी विजुअल देखने वाली, बसरी और रिटन या तहरीरी टेक्स्ट मतन की। यानी कोई भी चीज़ है उसका इख्तिसार आप लिख दें, उसको मुख्तसर कर दें, शॉर्ट कर दें, तो उसको समरी कहते हैं। बिलो हैव बीन गिवन 4 बेसिक स्टेप्स, नीचे दिए हुए 4 बुनियादी स्टेप्स अकदाम टू प्रिपेयर अ समरी, एक समरी को तैयार करने के लिए। प्रोवाइडिंग अ लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच, मुहैया करते हुए एक मंतकी और मुनज़्ज़म अप्रोच रसाई टू द प्रोसेस ऑफ समरी राइटिंग। इख्तिसार समरी राइटिंग के प्रोसेस की तरफ, प्रोसेस अमल की तरफ। रीडिंग पढ़ना, यानी ये चीज़ है पढ़ना। नंबर 2 आउटलाइनिंग, नंबर 3 ड्राफ्टिंग, नंबर 4 रिव्यूइंग। टू राइट अ गुड समरी, अच्छी समरी लिखने के लिए थोरो रीडिंग, मुकम्मल रीडिंग पढ़ना, एंड अंडरस्टैंडिंग समझना ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, असल मतन को आर एसेंशियल, ये ज़रूरी है। आप मुकम्मल पढ़ेंगे समझेंगे तो भाई समरी लिखेंगे। पे अटेंशन टू द मेन आइडिया, तवज्जो दें बुनियादी सवरात की तरफ, थीम्स मरकज़ी ख्यालात की तरफ। एंड सिग्निफिकेंट डिटेल, और जो अहम डिटेल्स तफसीलात हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। आउटलाइनिंग, फिर आप आउटलाइन करें। आउटलाइनिंग इन्वॉल्व्स, ये शामिल है मेकिंग नोट्स, नोट बनाएं, दैट में हेल्प, जो मदद कर सकें इन कंपोजिंग अ समरी लिखने में। फोकस ऑन नोटिंग द ऑथर्स पर्पस, तो जो मरकूज रखें दर्ज करने पे क्या ऑथर्स पर्पस, मुसन्निफ का मकसद। द मेन टॉपिक सेंटेंस, बुनियादी जो क्या कहते हैं मजमून का जो जुमला है वो। की सपोर्टिंग, और बुनियादी मामिन डिटेल तफसीलात, यानी जो मेन जुमला है और उस मेन जुमले के वाले से जाके तफसीलात आ रही हैं इसके ऊपर आप देख लें। एंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, और मतन का जो बुनियादी नुक्ता नज़र है वो। ड्राफ्टिंग लिखना है, बिगिन ड्राफ्टिंग, शुरू करें ड्राफ्ट करना, लिखना। द समरी इख्तिसार बाय कंबाइनिंग योर नोट्स, अपने नोट्स को कंबाइन इकट्ठा करते हुए इनटू कोहेरेंट सेंटेंसेस, बाहम मरबूत सेंटेंसेस, जुमलों में। ये नहीं है कि समरी में आप कोई बात किधर की कोई किधर की, किसी से लात पढ़ लो किसी से बाम पढ़ लो। एंड पैराग्राफ्स, और पैराग्राफ्स यानी मरबूत जुमलों और पैराग्राफ्स में। इंश्योर द समरी इज, यकीन दहानी कर लें समरी इज ब्रीफ, समरी ये मुख्तसर है। एंड कवर्स ओनली द एसेंशियल पॉइंट, और कवर करती है इहाता करती है, कवर्स इहाता करती है ओनली सिर्फ द एसेंशियल, जो ज़रूरी पॉइंट्स नुकात हैं। विदाउट पर्सनल ओपिनियन, बगैर ज़ाती आरा के, और अननेसेसरी डिटेल या गैर ज़रूरी तफसीलात के, लेकिन उसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रिव्यूइंग, दोबारा नज़रसानी करना, देखना। रिव्यू यूर समरी, अपने समरी को दोबारा देखें। टू इंश्योर, यकीन दहानी करने के लिए। एक्यूरेसी, दुरुस्तगी। एंड कंप्लीटनेस, और क्या कहते हैं मुकम्मल होना, इसकी यकीन दहानी करने के लिए। चेक फॉर एनी ओमिटेड की पॉइंट्स, चेक करें, जायज़ा लें किसी ओमिटेड, क्या कहते हैं हज़फ शुदा, भूले हुए की पॉइंट्स, जो बुनियादी नुकात हैं उनका। रिफाइन द लैंग्वेज, और अपनी ज़ुबान को रिफाइन करें, क्या कहते हैं साफ़ करें। फॉर क्लैरिटी, रिफाइन फॉर क्लैरिटी से, क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस, साफ शफाफ होना, क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस, और इख्तिसार के लिए क्लैरिटी। बी राइट एन ऑब्जेक्टिव समरी,
ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम डैफोडिल्स। लिखें ऑब्जेक्टिव गैर जानिबदाराना समरी इख्तिसार अब विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल की। अब गैर ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आपने टू दी पॉइंट बात करनी जो उसने बात की। अब इसमें आपने उसकी फेवर नहीं करनी और ना ये कि अपने आप को उसके अंदर घुसेड़ देना है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आपने टू दी पॉइंट जो लिखा आपने सेम टू सेम आगे वो बता देना है। इंक्लूड शामिल करें द मेन आइडिया बुनियादी जो ख्याल है कि इमेजरी बुनियादी और जो अहम लफ्ज़ी तस्वीरें उसने पेश की हैं एंड द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द सीन और जज्बाती जो असर है ऑफ द सीन क्या कहते हैं मंजर का ऑन द पोएट शायर पे। ये भी फोकस ऑन कन्वेइंग द एसेंस ऑफ द पोएम तो जो मरकूज रखें पहुँचाने पे क्या द एसेंस ऑफ द पोएम नज़म का जो एसेंस जो निचोड़ है रूह है विदाउट इंक्लूडिंग पर्सनल ओपिनियन उसने सारा आगे बता दिया है ना। ये ऑब्जेक्टिव समरी का मतलब ही है विदाउट इंक्लूडिंग बगैर शामिल करने के पर्सनल ओपिनियन ज़ाती आरा और इंटरप्रिटेशन या तशरीफ़ात। लें जी ये था यूनिट 3 और मेरा ख्याल है ये 1.5 घंटे के करीब शायद ये पहुंच गया है। ये जो सबक है 1.5 घंटे से थोड़ा सा कुछ क्या कहते हैं कमी बेशी इसमें। तो अब इसमें क्या चीज़ है वो ये है मैं दोबारा आखिर में फिर नसीहत करता हूँ कि आप जो कुछ लिखा हुआ है किताब में ये सारा पढ़ें और हर किताब में जो कुछ लिखा हो उसको पढ़ने की कोशिश किया करें। और जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो ऐसा ही करते हैं और वही आगे कामयाब होते हैं क्योंकि ये करेंगे तो फिर अब लंबी जो दौड़ है वो दौड़ सकेंगे ये इतनी एफर्ट करेंगे। और अगर वही काम जैसे आपने इब्तदाई क्लासों में रटा लगा के थोड़ा थोड़ा काम किया और ऐसे यहाँ भी इधर भी आप काम कर लेंगे भाई इम्तिहान तो पास कर लेंगे लोग कह देंगे मैट्रिक हो गया FA हो गई लेकिन अमली ज़िंदगी में फिर आप पीछे रह जाएंगे। दुआ में याद रखें अगर आपका कोई मशवरा हो या इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं और इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें और इसमें जो कमी बेशी है उससे मुझे ज़रूर आगाह करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।